डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराह करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 2131 से 2140 तक। सैफ अली ने अपने हाथ में मौजूद पत्थर के टोकन को गहरी सोच में डूबे हुए देखा। क्या ये किसी एनपीसी नीलाम घर को मुंसलिक करने वाले पहले शख्स होने का इनाम हो सकता है? माजी में फर्स्ट रेट गिल्ड्स के दरमियान सिल्वर ऑक्शन हाउस सर्टिफिकेट एक नायाब मंजर था। ये तसव्वुर करना आसान था कि ब्रोंज ऑक्शन हाउस सर्टिफिकेट को सिल्वर रैंक में अपग्रेड करना कितना मुश्किल काम था। एक इजाफी इनाम के अलावा सैफ अली इस गैर मुतवक्के फायदे के लिए किसी और इम्कान के बारे में नहीं सोच सकता था। कुछ देर इस मामले पर गौर करने के बाद सैफ अली ने इसके बारे में फिक्र करना छोड़ने का फैसला किया। इसके बजाय उसने सर्टिफिकेट पर टेप किया और उसके औसाफ का मुआयना किया। नीलाम घर का सर्टिफिकेट, नीलाम घरों के इंतजाम के लिए टोकन, मिल्कियती नीलाम घरों में दस्तयाब वसाइल को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मिल्कियती एनपीसी नीलाम घरों से 15% आमदनी जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एनपीसी नीलाम घरों की मकबूलियत में 30% इजाफा करता है। हैरत अंगेज, ये ब्रोंज सर्टिफिकेट से कहीं बेहतर है। कोई ताज्जुब नहीं कि माजी में सिल्वर सर्टिफिकेट वाले नीलाम घर इतनी तेजी से तरक्की कर गए थे। सर्टिफिकेट की मालूमात पढ़ने के बाद सैफ अली बेहद खुश था। ब्रोंज ऑक्शन हाउस सर्टिफिकेट खिलाड़ियों को एनपीसी नीलाम घर की आमदनी का सिर्फ 10% देता था। इससे मुराद वो प्रोसेसिंग फीस थी जो खिलाड़ियों के नीलाम घर की खिदमत इस्तेमाल करने पर वसूल की जाती थी। खिलाड़ियों के बनाए हुए नीलाम घर से इसका कोई मुकाबला नहीं था, जो खिलाड़ियों को नीलाम घर की 100% आमदनी जमा करने की इजाजत देता था। ताहम चूंकि खिलाड़ियों के बनाए हुए वर्जन के मुकाबले में एनपीसी नीलाम घरों का इस्तेमाल कहीं ज्यादा खिलाड़ी करते थे, इसलिए 10% भी रकम की एक गैर मामूली मिकदार थी। दरी असना, सिल्वर ऑक्शन हाउस सर्टिफिकेट ने मुनाफा में मजीद 5% का इजाफा फराहम किया। ये दूसरे एनपीसी नीलाम घर के निस्फ इंतजामी हुकूक हासिल करने के बराबर था। सिल्वर सर्टिफिकेट ने एनपीसी नीलाम घर की मकबूलियत में भी 30% इजाफा किया। ये नीलाम घर की तशहीर की रफ्तार में 30% इजाफे के मुतरादिफ था, एक ऐसा असर जो ब्रोंज सर्टिफिकेट बिल्कुल पेश नहीं करता था। जैसे जैसे एनपीसी नीलाम घर तरक्की करते गए, वो बड़े और ज्यादा पुरतायुश होते गए। उन्हें फरोख्त के लिए मजीद नीलाम घर के कमरे भी मिलेंगे, जिससे नीलाम घर के मुनाफा में जबरदस्त इजाफा होगा। सबसे अहम बात यह है कि ऑक्शन हाउस सर्टिफिकेट खुद एनपीसी नीलाम घरों की तरह नहीं थे। अगरचे एक एनपीसी नीलाम घर नए मालिकान हासिल कर सकता था, लेकिन ऑक्शन हाउस सर्टिफिकेट ऐसा नहीं कर सकते थे। सर्टिफिकेट जाती मलकियत समझे जाते थे। यहां तक कि अगर कोई खिलाड़ी अपना असल एनपीसी नीलाम घर खो देता और दूसरा जीत लेता, तब भी वो अपने नए नीलाम घर के जरिए सिल्वर सर्टिफिकेट के फराहम करदा फवाइद से लुत्फ अंदोज होता। सैफ अली ने मुस्कुराते हुए अपने अब से सोचा, अगर मुख्तलिफ सुपर पावर्स को मालूम हो गया कि जीरो विंग के पास ये है, तो वो मुमकिना तौर पर अगले ऑक्शन इरीना में हमसे व्हाइट रिवर सिटी का नीलाम घर छीनने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा और व्हाइट रिवर सिटी का नीलाम घर तरक्की करता रहेगा, नीलाम घर से हासिल होने वाला मुनाफा बढ़ता जाएगा। आखिरकार इस शहर का नीलाम घर दूसरे शहरों के 2 एनपीसी नीलाम घरों से ज्यादा कमा सकता है। अब तक ज्यादातर सुपर पावर्स ने सिर्फ 2 एनपीसी नीलाम घर हासिल किए थे। अगर जीरो विंग मुस्तकबिल में एक और जीत सकता है, तो ये 3.5 एनपीसी नीलाम घरों की आमदनी हासिल कर सकता है। इस वक्त जीरो विंग की माली ताकत सुपर पावर्स के दरमियान भी औसत से ऊपर समझी जाएगी। मजीद बरा, जीरो विंग अपने एनपीसी नीलाम घरों को अपने गिल्ड नीलाम घरों से मुंसलिक कर सकता है। यहां तक कि सुपर पावर्स को भी जीरो विंग की माली ताकत का मुकाबला करने की कोशिश करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। सैफ अली फिर व्हाइट रिवर सिटी के नीलाम घर से निकला और स्टोन फॉरेस्ट टाउन की तरफ रवाना हुआ। अगरचे इसने पहले ही ऑक्शन हाउस सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था, लेकिन इसे सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने और उन्हें मुंसलिक करने के लिए जिस्मानी तौर पर हर एक का दौरा करने की जरूरत थी। स्टोन कला माउंटेन्स, स्टोन फॉरेस्ट टाउन। जैसे ही सैफ अली कस्बे की मरकजी सड़क पर चला, वो देख सकता था कि कस्बा कितना जवाल पजीर होना शुरू हो गया है। नए खिलाड़ियों के अलावा
बहुत कम माहिरीन और ताजिर खिलाड़ी कस्बे में घूम रहे थे। जब स्टोन फॉरेस्ट टाउन अपने उरूज पर था तो इसमें 8 लाख से ज्यादा खिलाड़ी मौजूद थे। अब कस्बे में शायद 3 लाख खिलाड़ी भी नहीं थे। मजीद ये कि स्टोन फॉरेस्ट टाउन अपने उरूज के दिनों में सिर्फ एक इंटरमीडिएट टाउन था। अब ये एक एडवांस टाउन है और कई गुना ज्यादा जगह घेरे हुए है, फिर भी उसकी खिलाड़ियों की आबादी उसके उरूज के दौर के मुकाबले में 1/3 से कुछ ज्यादा है। उसने कस्बे की शक्ल को मजीद वीरान बना दिया था। यहां तक कि वो सुपर पावर्स जो कस्बे पर दावा करना चाहती थीं, अब दिलचस्पी खो चुकी थीं। स्टोन फॉरेस्ट टाउन अब भी खिलाड़ियों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की वाहिद वजह इसका एडवांस्ड नीलाम घर और बैटल एरिना था। अगर जीरो विंग सिटी का बैटल एरिना इतना पर हुजूम ना होता तो अब स्टोन फॉरेस्ट टाउन का दौरा करने वाले इतने ज्यादा खिलाड़ी ना होते। थोड़ी देर बाद सैफ अली जीरो विंग नीलाम घर के सामने पहुंचा। जैसे ही वो इमारत में दाखिल हुआ, उसने देखा कि हाल में सिर्फ थोड़ी तादाद में खिलाड़ी कारोबार कर रहे थे। मजीद ये कि ये खिलाड़ी लेवल 50 से नीचे थे, जिनमें से ज्यादातर सिर्फ लेवल 30 के करीब थे। वो मरकजी धारे के खिलाड़ियों के मुकाबले में अफसोसनाक हद तक कमजोर थे, जो पहले ही लेवल 60 तक पहुंच चुके थे। अगर स्टोन फॉरेस्ट टाउन स्टोन कला माउंटेन्स के पास वाक़ न होता और इसमें एडवांस्ड नीलाम घर न होता तो ये खिलाड़ी भी यहां अपना वक्त ज़ाय न करते। अब तक कम लेवल के ग्राइंडिंग मकामात की बहुतात दस्तयाब थी, क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी उन नक्शों से आगे निकल चुके थे। कम लेवल के खिलाड़ी हाई लेवल के नक्शों में अपनी लेवलिंग तेज करने के लिए किसी माहिर को भी तलाश कर सकते थे। कॉप्टर, कम लेवल के हथियार और साजो सामान हासिल करना अब कोई तशवीश की बात नहीं रही थी। खिलाड़ियों के पास स्टोन कला माउंटेन्स में ग्राइंडिंग करने की कोई वजह नहीं थी। कुछ खिलाड़ी अब भी इन मैजिक क्रिस्टल्स की कदर कर सकते हैं जो रीजनल डंजन से पैदा होते हैं, लेकिन लेवल 50 से गुजरने वाले खिलाड़ी अब हकीकत में डंजन में दाखिल नहीं हो सकते थे। हाई लेवल के माहिरीन डंजन में अपने कम लेवल के साथियों की लीवलिंग में मदद भी नहीं कर सकते थे। कुदरती तौर पर एक खिलाड़ी की लीवलिंग की रफ्तार में एक मियारी फर्क होता था जब उन्हें किसी माहिर की मदद हासिल होती थी, और इस खिलाड़ी की लीवलिंग की रफ्तार में जिसके पास ऐसी कोई मदद नहीं होती थी। मैजिक क्रिस्टल्स के लिए ग्राइंडिंग करने के लिए फ्रंट लाइन खिलाड़ियों तक पहुंचने का मौका गंवाकर खिलाड़ी गलत तरजीहात का शिकार हो रहे थे। आखिरकार हाई लेवल के नक्शों में कहीं ज्यादा मौके और वसाइल दस्तयाब थे। यकीनन कुछ इस्तिस्ना होना लाजमी था। मिसाल के तौर पर वर्कशॉप्स और गिल्ड्स की पैसा कमाने वाली टीमें खुशी खुशी स्टोन कला माउंटेन्स में ग्राइंडिंग करेंगी। मैजिक क्रिस्टल्स की हमेशा गार्ड्स डोमेन में मांग रहेगी, कत नजर खिलाड़ियों के लेवल के। यहां तक कि जीरो विंग ने अपने कम लेवल के अरकान को जीसीपीज के बदले मैजिक क्रिस्टल्स के लिए स्टोन कला माउंटेन्स में ग्राइंडिंग के लिए भेजा था। हाल में मौजूद खिलाड़ियों पर नजर डालते हुए सैफ अली कोने में मौजूद सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और नीलाम घर की ऊपरी मंजिल की तरफ चला गया। ये वो जगह भी थी जहां नीलाम घर का गोदाम वाक़ था। गोदाम में दाखिल होने के बाद सैफ अली ने अपने बैग से ऑक्शन हाउस सर्टिफिकेट निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही इसने ऐसा किया, जमीन पर मौजूद जादुई दायरे चांदी की चमक के साथ रोशन हो गए, क्योंकि वो सैफ अली के हाथ में मौजूद ऑक्शन हाउस सर्टिफिकेट के साथ गूंज रहे थे। जब इसने आखिरकार मंत्र खत्म किया तो गोदाम के बीच में दरवाजों का एक सेट नमूदार हुआ। दरवाजे मुकम्मल तौर पर ब्लैक लोमेनरेज स्टोन से बने थे और वो व्हाइट रिवर सिटी के नीलाम घर के गोदाम की तरफ ले जाते थे। थोड़ी देर बाद दरवाजे खिले और मुसल्लह एनपीसी सिपाहियों का एक ग्रुप निकला। वो सब लेवल 180 के थे और उनका लीडर लेवल 180 का ट्रतीन नाइट था। व्हाइट रिवर सिटी के नीलाम घर के एनपीसी मुंतजमीन फिर पीछे पीछे आए और गोदाम में भर गए। जब एनपीसी का काफिला खत्म हुआ तो सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सैफ अली के कानों तक पहुंची। सिस्टम, जीरो विंग नीलाम घर के टेलीपोर्टेशन ईरे का सेटअप मुकम्मल हो गया है। क्या आप अब मुश्तरका गोदाम खोलना चाहते हैं? अपने आप को पुरसुकून करने के बाद सैफ अली ने कहा, खोलो। अचानक जीरो विंग नीलाम घर और व्हाइट रिवर सिटी नीलाम घर के इंटरफेस बदल गए, जिससे आने वाले खिलाड़ियों को दोनों जराए से अशिया तक रसाई मिल गई। चैप्टर 2132 मकबूल स्टोन फॉरेस्ट टाउन। स्टोन फॉरेस्ट टाउन, जीरो विंग नीलाम घर। कि भाई, आज हमारी किस्मत कमाल की है। हमें 20 से ज्यादा मैजिक क्रिस्टल मिले हैं। एक लेवल 42 के एलिमेंटलिस्ट ने, जो अभी नीलाम घर में दाखिल हुआ था, अपने साथ मौजूद लेवल 44 के शील्ड वारियर से जोश में कहा। अगर हम उसे 2 और दिनों तक जारी रख सकें
तो वो लेवल 45 का उम्मीद रेड सीट खरीदना बच्चों का खेल होगा। हम वाकई आज खुश किस्मत रहे। मुझे इतने ज्यादा मैजिक क्रिस्टल जमा करने की उम्मीद नहीं थी। यहां तक कि अगर हम अगले चंद दिनों में खास तौर पर खुश किस्मत नहीं रहते हैं, तब भी हमारे पास 4 या 5 दिनों में इस सीट के लिए काफी बचत हो जाएगी, लेवल 44 के शील्ड वॉरियर ने सर हिलाते हुए कहा। जब शील्ड वॉरियर ने मिड रेंज सीट की बात की तो उसकी नजरों में ख्वाहिश की तड़प थी। फिलहाल उसने लेवल 40 के फाइन गोल्ड साजो सामान के मुख्तलिफ टुकड़े पहने हुए थे। दरी असना मिड रेंज सीट लेवल 45 का फाइन गोल्ड सीट इक्विपमेंट था। इस सीट को हासिल करने का वाहिद तरीका यह था कि मुख्तलिफ गिल्ड्स को बदले में मैजिक क्रिस्टल्स की पेशकश की जाए। ताहम एक बार जब इसने उसे हासिल कर लिया तो उसकी HP, ताकत और दिफा में एक मियारी तब्दीली आएगी। मुनासिब मदद के साथ वो लेवल 55 के ग्रेट लॉर्ड का मुकाबला करने के काबिल भी हो जाएगा। कि भाई, एक बार जब आपको सीट मिल जाएगा तो हमारी पार्टी बहुत तेजी से लेवल अप करेगी। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि क्या वो कमीना लू यंग दोबारा दिखावा करने की हिम्मत करता है, लेवल 42 के एलिमेंटलिस्ट ने जोश से कहा। लू यंग उनका हम जमात था और अगरचे उन्होंने एक ही वक्त में गेम ज्वाइन की थी, लेकिन वो लेवल 50 प्लस पार्टी में शामिल हो गया था। अपनी पार्टी की मदद से लू यंग ने न्यूट्रल नक्शों में तेजी से लेवल अप किया था। वो पहले ही लेवल 47 का था, जबकि वो अभी तक लेवल 45 तक भी नहीं पहुंचे थे। नतीजे के तौर पर लू यंग पिछले चंद दिनों से क्लास में इस बारे में शेखी बघार रहा था कि न्यूट्रल नक्शे कितने शानदार हैं, और ये मंजर उन्हें मुश्तइल कर रहा था। बदकिस्मती से उनके पास स्टोन कला माउंटेन्स में EXP और मैजिक क्रिस्टल्स के लिए ग्राइंडिंग करने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक MT पार्टी का सबसे अहम खिलाड़ी होता था। एक मजबूत MT के साथ पार्टी हाई लेवल के नक्शों में भी ग्राइंडिंग कर सकती थी। लिहाजा उन्होंने मिड रेंज सीट खरीदने की कोशिश की ताकि उनकी पार्टी लेवल 55 के न्यूट्रल नक्शों का सफर कर सके। पुरसुकून रहो। आज हमारी किस्मत जितनी अच्छी थी, हमें इस मौका से फायदा उठाना चाहिए। एक बार जब हम अपने मैजिक स्क्रूल्स को दोबारा भर लेंगे तो हम ग्राइंडिंग के एक और राउंड के लिए बाहर जाएंगे, लेवल 44 के शील्ड वॉरियर ने बेताबी से कहा। जिसके बाद एलिमेंटलिस्ट और शील्ड वॉरियर ने दस्तयाब अशिया को देखने के लिए नीलाम घर के इंटरफेस को कॉल करने से पहले नशिस्तें तलाश की। अरे, जीरो विंग नीलाम घर में फरोख्त के लिए इतने ज्यादा मैजिक स्क्रूल्स कब से हैं? लेवल 44 के शील्ड वॉरियर ने अपने सर्च रिजल्ट देखकर हैरत से कहा। आमतौर पर जीरो विंग नीलाम घर में एक मैजिक स्क्रूल्स की खरीदारी करते वक्त उनके पास मुंतखब करने के लिए सिर्फ चंद किस्म के स्क्रूल्स होते थे और सिर्फ एक मामूली तादाद दस्तयाब होती थी। हाइट के स्क्रूल्स बुनियादी तौर पर मौजूद ही नहीं थे। आखिरकार मरकजी धारे के खिलाड़ी लेवल 50 से नीचे के नक्शों में नहीं ठहरते थे। जीरो विंग नीलाम घर में हाइटर मैजिक स्क्रूल्स फरोख्त करने वाला कोई खिलाड़ी मौजूद ही नहीं था। यकीनन गिल्ड का जीरो विंग सिटी में भी एक नीलाम घर था और जीरो विंग सिटी और स्टार मून सिटी के दरमियान सफर काफी आसान था। बेहतरीन कीमत हासिल करने के लिए खिलाड़ी आमतौर पर अपने मैजिक स्क्रूल्स स्टार मून सिटी के नीलाम घर में फरोख्त करते थे या जीरो विंग सिटी में स्टॉल लगाते थे। गिल्ड के नीलाम घर में अपने स्क्रूल्स बहुत कम फरोख्त करते थे। नतीजे के तौर पर स्टोन फॉरेस्ट टाउन के नीलाम घर में बमुश्किल ही कोई मैजिक स्क्रोल होता था। अब ताहम स्टोन फॉरेस्ट टाउन के नीलाम घर में इंतहाई नायाब 3 मैजिक स्क्रोल्स भी मौजूद थे। अमली तौर पर हर किस्म का एक मैजिक स्क्रोल भी दस्तयाब था। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं? कोई जीरो विंग नीलाम घर में लेवल 45 का डार्क गोल्ड इक्विपमेंट भी फरोख्त कर रहा है, लेवल 42 के एलिमेंटलिस्ट ने हैरत से कहा। जीरो विंग नीलाम घर सिर्फ एक गिल्ड नीलाम घर था और बहुत से खिलाड़ियों ने इसके जरिए अपनी अशिया फरोख्त करने का इंतखाब नहीं किया। गिल्ड नीलाम घर के जरिए कम लेवल टॉप साजो सामान खरीदना मुश्किल था और ऐसा बड़ा गिल्ड तलाश करना मुश्किल था जो ऐसी अशिया फरोख्त करने के लिए तैयार हो। ज्यादातर बड़े गिल्ड्स अपने नए अरकान के लिए अशिया को संभाल कर रखते थे। इस तरह ऐसे हथियार और साजो सामान NPC नीलाम घरों में भी नायाब थे। गिल्ड नीलाम घरों की तो बात ही अलग है। मामलात को मजीद खराब करने के लिए उनकी पार्टी के ग्राइंडिंग मकामात NPC शहरों से इतने दूर थे कि पीछे और आगे का सफर काफी तकलीफ दे था। लिहाजा वो सिर्फ कभी कभार NPC शहरों में वापस आते थे। नतीजे के तौर पर उन्हें ऐसे मौके मिलने में ज्यादा मुश्किल पेश आती थी। अब ताहम
जीरो विंग नीलाम घर में फरोख्त के लिए कम लेवल के टॉप्ड हथियार और साजो सामान मौजूद थे। वो क्यों हैरान ना होते? एलिमेंटलिस्ट और शील्ड वॉरियर की जोड़ी वाहिद खिलाड़ी नहीं थी जिन्होंने इस गैर मामूली तब्दीली को दरियाफ्त किया था। जीरो विंग नीलाम घर में कारोबार करने वाले हर खिलाड़ी ने जल्द ही तब्दीली को महसूस किया और वो हैरान रह गए। इस नीलाम घर में दस्तयाब अशिया की वसी रेंज आम एनपीसी शहरों के नीलाम घरों से भी बढ़कर थी। इस जगह के इतने अच्छे स्टॉक के साथ हमें अब स्टार मून सिटी वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम स्टोन फॉरेस्ट टाउन में तब तक रह सकते हैं जब तक कि हम लेवल 50 से आगे ना निकल जाएं, लेवल 44 के शील्ड वॉरियर ने खुशी से महसूस किया। हम यकीनी तौर पर इस कमीने लुयंग से ज्यादा तेजी से लेवल अप कर सकते हैं। अगरचे न्यूट्रल नक्शों के मोनस्टर्स बहुत ज्यादा EXP देते थे, लेकिन खिलाड़ियों को उन नक्शों तक सफर करने के लिए वक्त दरकार होता था। उनकी पार्टी जो कभी कभार स्टार मून सिटी का सामान लेने के लिए सफर करती थी, इसमें भी बहुत वक्त लगता था। ताहम अब जबकि वो स्टोन फॉरेस्ट टाउन में अपनी जरूरत की कोई भी चीज खरीद सकते हैं, स्टोन कला माउंटेन्स में उनकी लीवलिंग की रफ्तार मुमकिना तौर पर न्यूट्रल नक्शे में ग्राइंडिंग करने से भी तेज हो सकती है। कि भाई जल्दी देखो, यहां लेवल 45 की डार्क गोल्ड शील्ड है। अगर हम वो और मिड रेज सीट हासिल कर सकते हैं तो अब के लेवल 45 पर पहुंचने के बाद हम लेवल 50 के ग्रैंड लॉर्ड्स का शिकार करने के काबिल हो जाएंगे। लेवल 42 के एलिमेंटलिस्ट ने जल्दी से पुकारा। कितनी जबरदस्त शील्ड है! ये मेरे दिफा में कम अज कम 20% इजाफा कर सकती है और मैं शायद इसे लेवल 50 तक पहुंचने के बाद भी इस्तेमाल कर सकता हूं, शील्ड वॉरियर ने जोश में थोड़ा हांफते हुए कहा जब इसने शील्ड के एट्रीब्यूट पैनल का मुआयना किया। जीरो विंग नीलाम घर में जो हंगामा बरपा हुआ वो जल्द ही पूरे स्टोन फॉरेस्ट टाउन में फैल गया। वो खिलाड़ी जो लेवल 50 से नीचे थे और कस्बा छोड़ने का इरादा रखते थे, उन्होंने जल्दी से अपना इरादा बदल लिया। इन सब ने लेवल 50 तक पहुंचने के बाद ही किसी दूसरे लीवलिंग मकाम पर जाने का फैसला किया। जब ममलुकत के लेवल 30 और 49 के दरमियान के खिलाड़ियों ने खबर सुनी तो उन्होंने स्टोन फॉरेस्ट टाउन का रुख किया। अचानक वीरान कस्बा जिंदगी से भर गया। कुदरती तौर पर जीरो विंग नीलाम घर में कारोबार भी चमक उठा। सैफ अली के व्हाइट रिवर सिटी और स्टोन फॉरेस्ट टाउन के नीलाम घरों को मुंसलिक करने के 30 मिनट बाद उसने मुनाफा से 100 से ज्यादा गोल्ड कमा लिए थे। जीरो विंग नीलाम घर के अचानक उरूज की वजह से जिन खिलाड़ियों ने व्हाइट रिवर सिटी के नीलाम घर में अशिया जमा कराई थी, उन्होंने देखा कि वो हाथों हाथ फरोख्त हो रही है। नतीजे के तौर पर उन्होंने इस अचानक तरक्की का फायदा उठाते हुए अपने स्टॉक का ज्यादा हिस्सा व्हाइट रिवर सिटी के नीलाम घर में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। व्हाइट रिवर सिटी का नीलाम घर अचानक इतना मकबूल हो गया कि स्टार मून किंगडम की मुख्तलिफ बड़ी ताकतें उलझन का शिकार हो गईं। वो सब हैरान थे कि जीरो विंग ने व्हाइट रिवर सिटी के नीलाम घर को इतना मकबूल बनाने के लिए किया है। ये अब स्टार मून सिटी के नीलाम घर से भी ज्यादा मकबूल था, जिसे स्टार लिंक की हिमायत हासिल थी। जब जीरो विंग के अरकान ने खबर सुनी तो उसने उनकी उम्मीदें दोबारा जिंदा कर दें। आखिरकार उनके गिल्ड की खुशहाली व्हाइट रिवर सिटी के साथ जड़ी हुई थी। शानजे, जो जीरो विंग के माली मामलात को संभालने की जिम्मेदार थी, दंग रह गई। व्हाइट रिवर सिटी का नीलाम घर एक लम्हा पहले जवाल का शिकार था, लेकिन अब पूरी ममलुकत से खिलाड़ी उसकी तरफ भाग रहे थे, अपनी अशिया फरोख्त करने के लिए पुरअज़्म थे। व्हाइट रिवर सिटी के नीलाम घर से होने वाली आमदनी पहले ही दुगनी से ज्यादा हो चुकी थी। इस रफ्तार से जीरो विंग मुमकिना तौर पर जीरो विंग सिटी और व्हाइट रिवर सिटी के नीलाम घर की आमदनी पर भरोसा करके आम तौर पर काम कर सकता है। अब फंड्स की कमी के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं रही। ताहम जहां तक सैफ अली का ताल्लुक था, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। गिल्ड लीडर, मैंने डार्क नाइट एम्पायर की मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के साथ बातचीत की है। अब सिर्फ एक मुआहदे के साथ डील को हतमी शक्ल देना बाकी है, आबदा गाल ने कहा। फिक्रमंदी से उसने जारी रखा, मजमूई तौर पर हमने 45 दुकानों के लिए बातचीत की है जो अतो शहरों के मरकजी इलाके में हैं या उनमें बहुत ज्यादा सलाहियत है। वो सब एम्पायर के टॉप 3 शहरों में हैं। इन सब को खरीदने पर कल 1.6 मिलियन गोल्ड लागत आएगी। मुझे डर है कि हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मजीद ये कि ये ताकतें 1 माह के अंदर मुकम्मल अदायगी चाहती हैं। 1.6 मिलियन सौदे को हतमी शक्ल दें, सैफ अली ने इस मामले पर कुछ सोचने के बाद कहा। औसतन हर दुकान की कीमत तकरीबन 20,000 गोल्ड थी। अगर स्टार लिंक का खतरा न होता
तो इतनी कम कीमत पर उन स्ट्रेटेजिक दुकानों को हासिल करना नामुमकिन होता। सौदे को हतमी शक्ल दें। सैफ अली के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को देखकर आबदा गाल के पास अपने दांत पीसने और खतरा मोल लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं इसे मुकम्मल कर लूंगी। फिर आधे घंटे से भी कम वक्त में डार्क नाइट एम्पायर के टॉप 3 एनपीसी शहरों में 45 दुकानों की मलकियत ज़ीरो विंग को मुंतकिल हो गई। थोड़ी देर बाद इस मामले की खबर पूरी एम्पायर में फैल गई। चैप्टर 2133 डार्क नाइट एम्पायर में हलचल। डार्क नाइट एम्पायर, डार्क नाइट सिटी। इन लीडिंग सिविल के आला ओहदेदार अपने गिल्ड हॉल की ऊपरी मंजिल के मीटिंग रूम में संजीदा चेहरों के साथ बैठे थे। कमरे में अफसरदा कुन खामोशी छाई हुई थी। बीरीड बोन्स फोर्ट्रेस की जंग में गिल्ड की बुनियादी ताकत को शदीद नुकसान पहुंचा था। अब गिल्ड एनशनेट इन डेड कंट्री के मुकाबले में स्टार लिंक के खिलाफ बिल्कुल बेबस था। लिहाजा गिल्ड लीडर ने इन लीडिंग सिविल के अगले इक़दाम पर बहस करने के लिए हंगामी मीटिंग बुलाई थी। क्रिम्सन एम्परर पहले ही इनशनेट इन डेड कंट्री से पीछे हट चुका है। गिल्ड हमारे नुमाइंदों से मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। मुझे डर है कि अब हम उसकी मदद की उम्मीद नहीं रख सकते, मानूर ने मायूसी से रिपोर्ट किया। स्टार लिंक ने न्यूट्रल नक्शे में अपनी तरक्की के लिए किले को एक फायदे के तौर पर इस्तेमाल किया था। इस मसले का मुकाबला करने के लिए इन लीडिंग सिविल ने खुफिया तौर पर क्रिम्सन एम्परर के साथ शिराकत दारी की थी। ज़ीरो विंग से स्टेमिना जेम स्टोन की सप्लाई समेत इन लीडिंग सिविल बमुश्किल स्टार लिंक की हरासानी का मुकाबला करने के काबिल रहा था। ताहम न सिर्फ इन लीडिंग सिविल को शदीद नुकसान उठाना पड़ा था, बल्कि क्रिम्सन एम्परर भी उनके इत्तेहाद से पीछे हट गया था। अब इनके पास इनशनेट इन डेड कंट्री में स्टार लिंक का मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं था। इनशनेट इन डेड कंट्री में दूसरे न्यूट्रल नक्शों के मुकाबले में कहीं बेहतर वसाइल थे, और अगर स्टार लिंक को उन वसाइल पर इजारादारी कायम करने की इजाजत दी गई तो ये सिर्फ वक्त की बात होगी कि उन लीडिंग सिविल डार्क नाइट एम्पायर में अपना कोई भी कदम खो दे। ज़ीरो विंग के स्टेमिना जेम स्टोन्स और एग्जोटिक स्टेमिना पोशनस अब हमारी वाहिद उम्मीद है। अगर हम गिल्ड से बड़ा स्टॉक हासिल कर सकते हैं तो हमारे पास लड़ाई जारी रखने के लिए काफी ताकत होगी। खिलाड़ियों का स्टेमिना का इस्तेमाल किसी भी दूसरे न्यूट्रल नक्शे के मुकाबले में कहीं ज्यादा है, और अब तक सिर्फ माहिरीन ही इस इलाके में जिंदा रहने के काबिल रहे हैं। इसका मतलब है कि स्टार लिंक नक्शे को तलाश करने के लिए बहुत ज्यादा खिलाड़ी भेजने के काबिल नहीं रहा है। कम अज कम ये हमारे गिल्ड्स के दरमियान सूरत हाल पर असर अंदाज होने के लिए काफी नहीं भेज सका है। इन लीडिंग हार्ट ने इस मामले पर कुछ सोचने के बाद कहा। अगरचे इनशनेट इन डेड कंट्री गोश्त का एक चरबेला टुकड़ा था, लेकिन आम खिलाड़ियों के पास सख्त माहौल और हाई लेवल की जरूरियात की वजह से वहां जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं थी। इस मकाम पर सिर्फ माहिर खिलाड़ी ही इसके मोनस्टर्स के खिलाफ मौका पाते थे। अगरचे इन लीडिंग सिविल को नुमाया नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन सूरत हाल नाकाबिल तलाफी नहीं थी। जब तक इन लीडिंग सिविल के पास स्टेमिना रिकवरी का फायदा था, वो अब भी वसाइल के लिए इनशनेट इन डेड कंट्री में फार्मिंग कर सकता था। ज़ीरो विंग पहले ही अपने स्टॉक में मौजूद तमाम स्टेमिना जेम स्टोन्स और एग्जोटिक स्टेमिना पोशनस को डार्क नाइट एम्पायर में स्टार लिंक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल कर चुका है। मजीद मांगना शायद, मां नूर ने सर हिलाते हुए कहा। तुम कितना गिर गए हो हार्ट? ज़ीरो विंग किसी ममलुकत का एक छोटा सा गिल्ड है। तुम्हें वाकई क्या लगता है कि वो इस सूरत हाल में कितना कुछ हासिल कर सकता है? ज़ीरो विंग ने सिर्फ हमारे गिल्ड और क्रिम्सन एम्परर की वजह से एम्पायर में खुद को दिखाने की हिम्मत की थी। अब जबकि हमें इतना नुकसान पहुंचा है, ऐसा मामूली गिल्ड डार्क नाइट एम्पायर से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ज़ीरो विंग खुशी से हमारी मदद के लिए काम करेगा? सिविल ओथ नामी एक सुनहरी बख्तरबंद लेवल 67 के गार्डियन नाइट ने तनकीद की। मैंने तुमसे कहा था कि जब स्टार लिंक अभी बढ़ रहा था तो हमें किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना चाहिए था, लेकिन तुमने इसरार किया कि हमें सुपर पावर के खिलाफ आखिरी दम तक खड़े रहने के लिए ज़ीरो विंग के साथ शिराकत करनी चाहिए। देखो तुम्हारे फैसले ने हमें कहां पहुंचा दिया है। जैसे ही सिविल ओथ के अल्फाज कमरे में गूंजे, सब खामोश हो गए। सिविल ओथ दुरुस्त था। अगर इन लीडिंग सिविल ने कई दूसरी ममलुकतों को फतह कर लिया होता, जैसे ही स्टार लिंक ने डार्क नाइट सिटी के नीलाम घर पर दावा किया था, तो गिल्ड की तरक्की सुस्त हो सकती थी, लेकिन वो इससे बेहतर पोजीशन में होता जिसमें वो अब था। बस साइलेंट सिविल। इन लीडिंग सिविल के मौजूदा गिल्ड लीडर ने अचानक चीख कर कहा, हम यहाँ इल्जाम लगाने के लिए नहीं हैं, हम यहाँ हल तलाश करने के लिए हैं।
साइलनेट सिविल की सरजनिश के साथ सिविल ओथ का जबड़ा बंद हो गया, इससे पहले कि वो उन लीडिंग हार्ट पर मजीद तनकीद कर सके। गिल्ड के आला ओहदेदारों ने अपने गिल्ड लीडर से इत्तेफाक करते हुए सर हिलाया। वाकयात पहले ही रूनुमा हो चुके थे, अब उन्हें इस मसले को हल करने का रास्ता तलाश करना था। जब ये खिलाड़ी गिल्ड के मुस्तकबिल के बारे में गौर व फिक्र कर रहे थे, मीटिंग रूम के दरवाजे खिले और एक लेवल 66 का तो दो इस असन जल्दी से अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ? साइलनेट सिविल ने पूछा। हमें अभी खबर मिली है कि जीरो विंग ने मुख्तलिफ बड़ी ताकतों से डार्क नाइट एम्पायर के टॉप 3 शहरों में 45 दुकानें खरीदी हैं, इस असन ने रिपोर्ट किया। तुमने क्या कहा? जीरो विंग ने डार्क नाइट एम्पायर में 45 दुकानें खरीदी हैं। लेकिन कैसे? गिल्ड के आला ओहदेदार इस खबर से दंग रह गए। क्या जीरो विंग के लीडर बेवकूफ हैं? क्या वो नहीं जानते कि स्टार लिंक पहले ही इनशनेट इन डेड कंट्री को फतह करने के रास्ते पर है और उसने एम्पायर में अपनी पोजीशन और असर और रसूख को मुस्तहकम करना शुरू कर दिया है? सिविल ओथ ने हैरत से सोचा। डार्क नाइट एम्पायर की बड़ी ताकतें एम्पायर से फरार होने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थीं, फिर भी जीरो विंग ने बेताबी से उनके इलाकों को ऐसे उठा लिया जैसे स्टार लिंक की कोई अहमियत ही ना हो। एक लम्हे के लिए सिविल ओथ ने सोचा कि क्या जीरो विंग ने यह नहीं सुना कि इन लीडिंग सिविल और क्रिम्सन एम्परर इस जाबिर सुपर पावर के खिलाफ बेबस हो चुके। शानदार! जीरो विंग ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। मानूर अपनी खुशी पर काबू ना रख सकी। मानूर के गैर इरादी तबसरे को सुनकर गिल्ड के आला ओहदेदारों ने सिविल ओथ पर एक नजर डाली। उसने इन लीडिंग हार्ट को जीरो विंग जैसे छोटे गिल्ड पर भरोसा करने पर बेवकूफ कहा था। फर्स्ट वाइस गिल्ड लीडर पर इल्जाम लगाया था कि वो गिल्ड को अपने साथ नीचे घसीट रहा है, फिर भी जीरो विंग बगैर किसी हिचकिचाहट के मैदान में आ गया था। ये दावा करना कोई मुबालगा आराई नहीं थी कि जीरो विंग ने अभी डार्क नाइट एम्पायर में स्टार लिंक के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। अभी जश्न मनाना कब्ल अज वक्त है। जीरो विंग को स्टार मून किंगडम में अब भी माली बहरान का सामना है। एम्पायर में ये करतब उसे सिर्फ मौत के जबरों में मजीद घसीटेगा, सिविल ओथ ने तंज करते हुए कहा। इन लीडिंग हार्ट, जो खामोश था, गहरी सोच में डूब गया। जीरो विंग क्या करने की कोशिश कर रहा है? अगरचे वो शुक्रगुजार था कि जीरो विंग अब भी इस नाजुक लम्हे में इन लीडिंग सिविल की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन इसे एतराफ करना पड़ा कि ये एक बेवकूफाना काम मालूम होता है। डार्क नाइट एम्पायर स्टार लिंक का होम ग्राउंड था। यहां सुपर पावर के खिलाफ जंग का ऐलान करना खुदकुशी के मुतरादिफ था। जीरो विंग के ताज़ा तरीन खलल ने डार्क नाइट एम्पायर की मुख्तलिफ बड़ी ताकतों में हंगामा बर्पा कर दिया। इनमें से कोई नहीं जानता था कि छोटा गिल्ड बेवकूफ है या मुतासिर कुन हद तक बहादुर। अगरचे उनका ख्याल था कि जीरो विंग का फैसला महज खुदकुशी है, लेकिन एम्पायर के आजाद खिलाड़ियों ने इससे इख्तिलाफ किया। क्या जीरो विंग एम्पायर के हुक्मरान के खिलाफ जंग शुरू कर रहा है? मैंने सुना है कि स्टार लिंक स्टार मून किंगडम में जीरो विंग को दबा रहा है और गिल्ड बमुश्किल ही बचा हुआ है। हैरत अंगेज! यहां तक कि सुपर गिल्ड्स भी स्टार लिंक को उकसाने से पहले 2 बार सोचते हैं, फिर भी जीरो विंग न सिर्फ डार्क नाइट सिटी के नीलाम घर में स्टार लिंक को हरासा कर रहा है, बल्कि अब इसने एम्पायर के टॉप 3 शहरों में 45 दुकानें भी खरीद ली हैं। अरे, टॉप 3 शहरों में 45 दुकानें? क्या जीरो विंग एम्पायर का चौथा टाइटन बनने की कोशिश कर रहा है? कुछ वक्त के लिए डार्क नाइट एम्पायर के आजाद खिलाड़ी जोश और खरोश से भर गए। इन सब ने पहले भी गिल्ड्स के दरमियान जंग देखी थी, यहां तक कि सुपर पावर्स के दरमियान भी, लेकिन यह पहला मौका था जब उनमें से किसी ने बगैर किसी पस मंजर के एक गिल्ड को खिले आम एक सुपर पावर को चैलेंज करते देखा था। कुछ वक्त के लिए डार्क नाइट एम्पायर में जीरो विंग की शोहरत अपनी हालिया खरीदारियों की वजह से बेमिसाल थी। बहुत से खिलाड़ियों ने गिल्ड में दिलचस्पी जाहिर करना शुरू कर दी और जीरो विंग की सफों में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार किया। जबकि इसके कारनामों की खबर पूरी एम्पायर में फैल गई, सैफ अली ने अपने तैयार करदा उमाना स्टोन्स को डार्क नाइट एम्पायर के एक सरहदी कस्बे में ले लिया। इसने फिर 7 लोमेनरेज रंग का इस्तेमाल करते हुए इस न्यूट्रल नक्शे पर टेलीपोर्ट किया जो इनशनेट इन डेड कंट्री के करीब तरीन वाक़े था, इससे पहले कि वो अपने डिमोन फुलियम टाइगर पर सवार होकर अपने हदफ की तरफ रवाना हुआ। चैप्टर 2134 कदीम मुर्दा मुल्क। कदीम मुर्दा मुल्क एक मलूम कदीम सल्तनत थी। ये अजीम कदीम जंग के दौरान तबाह हो गई थी और मौत की सरजमीन बन गई थी। मुर्दे देहातों में घूमते थे और मुख्तलिफ ममलुकतों और सल्तनतों में से कोई भी इस मतरूक सल्तनत से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता था।
ताहम अपनी तबाहाल हालत के बावजूद कदीम मुर्दा मुल्क में अब भी वो विरासत मौजूद थी जो साबिका सल्तनत छोड़ गई थी और वो वसाइल जो दसियों हजार सालों से गैर इस्तेमाल शुदा पड़े थे। नतीजे के तौर पर न्यूट्रल नक्शा मफरूरों के लिए सोने की कान बन गया था। बदकिस्मती से कदीम मुर्दा मुल्क तहजीब से काफी दूर था। डार्क नाइट एम्पायर से, जो करीब तरीन एनपीसी के कायम करदा नक्शे में से एक था, एक खिलाड़ी को न्यूट्रल नक्शे तक पहुंचने के लिए एक पूरे दिन से ज्यादा का सफर दरकार होता था। बार बार टेलीपोर्टेशन और सवारी के सफर के आधे घंटे से ज्यादा वक्त गुजारने के बाद सैफ अली आखिरकार कदीम मुर्दा मुल्क की सरहद पर पहुंच गया। सैफ अली ने न्यूट्रल नक्शे में दाखिल होने में जल्दी नहीं की क्योंकि वो एक सतह मुर्तफा पर खड़ा था जहां से कदीम मुर्दा मुल्क का नजारा किया जा सकता था। थोड़ा सा वक्फा लेते हुए उसने अपने 5 स्ट्रेंथ जेम स्टोन्स को स्टेमिना जेम स्टोन्स से बदल दिया और एक एक्सोटिक स्टेमिना पोशन पी लिया। कदीम मुर्दा मुल्क दूसरे न्यूट्रल नक्शों की तरह नहीं था। इस जंग की वजह से जिसने साबिका सल्तनत को तबाह कर दिया था, नक्शा मुसलसल अफरा-तफरी की हालत में था। न सिर्फ नक्शे के अंदर टेलीपोर्टेशन नामुमकिन थी, बल्कि खिलाड़ियों का स्टेमिना का इस्तेमाल भी आम न्यूट्रल नक्शों के मुकाबले में कम अज कम 50% ज्यादा था। ममलुकत के इलाके और मोनेस्टर्स को कम नहीं समझा जा सकता था। यहां तक कि डार्क गोल्ड माउनेट्स पर सवार खिलाड़ी भी ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे अगर वो मोहतात ना रहे। आमतौर पर खिलाड़ी कदीम मुर्दा मुल्क में दाखिल होने से पहले अपने उरूज पर वापस आने के लिए वक्त निकालते थे, बशमूल प्रदो के पैक माहिरीन। सिर्फ 3 और इससे ऊपर के खिलाड़ियों में नक्शे के ज्यादातर खतरात को नजरअंदाज करने की ताकत थी। चाहे मैं कितनी ही बार इस जगह का दौरा करूं, यह हमेशा दिलकश होती है, सैफ अली ने सोचा जब उसने अपने सामने अंधेरे में नहाए हुए एक बहुत बड़े बैरियर को देखा। कभी कभार उसने बैरियर के अंदर चांदी की बिजली की लहरें चमकती हुई देखे। अजीम कदीम जंग दसियों हजार साल पहले हुई थी, फिर भी इसके असरात आज तक बाकी है। कदीम खुदाओं की ताकत वाकई नाकाबिल तसव्वुर थी, जो किसी भी जदीद तिरछे खुदा से कहीं ज्यादा थी। तकरीबन 10 मिनट के आराम के बाद सैफ अली अपने सफर से मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका था। वक्त ज़ाय न करते हुए वो अपने डीमोन फुलियम टाइगर पर वापस सवार हुआ और सिया बैरियर के जरिए अंदर दाखिल हुआ। अगरचे जीरो विंग ने डार्क नाइट एम्पायर के टॉप शहरों में 45 दुकानें हासिल कर ली थीं, लेकिन इसके लिए जो कर्ज इसने जमा किया था वो इतना बड़ा था कि किसी भी फर्स्ट रेट गिल्ड को मायूस कर दे। 1,60,000 गोल्ड। यहां तक कि सुपर पावर्स की आंखें भी इतना ज्यादा सोना देखकर झपकने लगेंगी। अगर जीरो विंग एक माह के अंदर कर्ज अदा न कर सका तो उसे जीरो विंग सिटी के हिस्स बतौर जमानत पेश करने होंगे। शांजे ने जब इस लेन देन के बारे में सुना था तो वो तकरीबन होश खो बैठी थी। जीरो विंग को पहले ही माली मुश्किलात का सामना था और उसने स्टार मून किंगडम पर अपनी गिरफ्त बमुश्किल बरकरार रखी हुई थी। अब सैफ अली ने एक ऐसा कर्ज ले लिया था जो पूरे गिल्ड को कुचल सकता था। इतनी रकम इतनी बेहतरीन दुकानों पर खर्च करना दूसरी ममलुकतों और सल्तनतों में एक शानदार चीज होती, लेकिन इस वक्त कोई भी बड़ी ताकत डार्क नाइट एम्पायर में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। ताहम सैफ अली की राय में यह जीरो विंग की तरक्की को आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका था। डार्क नाइट एम्पायर अपनी मसनूआत के लिए मशहूर थी, खास तौर पर चूंकि ये सी ऑफ ट्रीज जैसे शहर से जड़ी हुई थी। गार्ड्स डोमेन बर्रे आजम की मुख्तलिफ सल्तनतों में भी डार्क नाइट एम्पायर के पास औसत से ज्यादा वसाइल थे। अगरचे जीरो विंग ने एम्पायर में 100 फ्लावर्स पैलेस की निस्फ दुकानों के इंतजामी हुकूक कबूल कर लिए थे, लेकिन शराकतदारी ने जीरो विंग को सिर्फ इन दुकानों में अपनी मसनूआत फरोख्त करने की इजाजत दी थी। बदकिस्मती से पैलेस के पास शुरू में इतनी ज्यादा दुकानें नहीं थीं, इसलिए यह जरूरी था कि जीरो विंग एम्पायर की मार्केट में अपने लिए जगह बनाए। अगर कोई गिल्ड गार्ड्स डोमेन में एक पावर हाउस बनना चाहता था तो उसे माहिर खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद से ज्यादा की जरूरत थी। इसे इन माहिरीन की तरक्की में मदद के लिए वसाइल की एक फलकियाती मिकदार की भी जरूरत थी। सिर्फ एक ममलुकत के वसाइल पर भरोसा करना काफी नहीं था। सैफ अली पहले ही अपने गिल्ड को स्टार मून किंगडम की सरहदों से बाहर और कई पड़ोसी ममलुकतों में तरक्की देने पर गौर कर चुका था। इसके सामने ऐसा करने के एक नायाब मौका के साथ वो इसे महफूज तरीके से खेलने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। अगरचे जीरो विंग ने वाकई इस सरमायाकारी की वजह से एक बड़ा कर्ज उठाया था, लेकिन अगर सैफ अली स्टोन फॉरेस्ट टाउन को बॉटमलेस ईबीस में मुंतकिल कर सकता है तो एक माह के अंदर 1.06 मिलियन गोल्ड जमा करना मुमकिन था। बॉटमलेस ईबीस आखिरकार
गॉड्स डोमेन की मुख्तलिफ ताकतों और खिलाड़ियों के लिए काफी पुरकशिश था। जिस लम्हे सैफ अली ने बैरियर के जरिए कदम रखा, उसने अपने जिस्म पर एक ताकतवर कशिश सिक्ल महसूस की और उसके हवा सुस्त हो गए। बेहतरीन तौर पर वो इस हालत में अपनी आम जंगी ताकत का सिर्फ 70% इस्तेमाल कर सकता था। तकरीबन 5 मिनट तक नक्शे में दौड़ने के बाद इसका सामना लेवल 60 प्लस मोनस्टर्स से भरे इलाके से हुआ। इनमें से ज्यादातर मोनस्टर्स मुर्दे थे और अगरचे वो सिर्फ चीफ्टीन रैंक के थे, जिनमें लॉर्ड्स की थोड़ी सी तादाद थी, इन मर्दों के जंगी मेयार बहुत बुलंद थे। एक आम ट्रेडो खिलाड़ी खुशकिस्मत होगा अगर वो उन चीफ्टीन्स में से एक को अकेले हरा सके, और सिर्फ ट्रेडो के माहिरीन ही 1-on-1 मुकाबले में लॉर्ड रैंक के मर्दों के खिलाफ मौका पाते थे। एक ट्रेडो माहिर को ग्रेट लॉर्ड रैंक के मुर्दे के खिलाफ कोई उम्मीद नहीं होगी। ऐसे मोनस्टर्स को शिकस्त देने के लिए आमतौर पर कम अज कम ट्रेडो माहिरीन की मुकम्मल 20 रुकनी टीम की जरूरत होती थी। ताहम ये ताकतवर मोनस्टर्स कदीम मुर्दा मुल्क का सबसे ज्यादा परेशान कुन पहलू नहीं थे। बेशुमार जाल जो नक्शे में बिखरे हुए थे वो कहीं ज्यादा खतरनाक थे। आला जहानत वाले मर्दों ने ये जाल बिछाए थे, और अगर खिलाड़ी गलती से किसी एक में गिर गया तो पैक माहिर की ताकत के बगैर इसकी मौत यकीनी थी। मजीद ये कि पैक माहिरीन के भी बचने के बहुत कम इम्कानात होते थे अगर वो उन जालों में गिर जाते। यकीनन इस खतरे के बदले में जो ये पेश करता था, कदीम मुर्दा मुल्क में वो वसाइल और खजाने मौजूद थे जो दूसरे नक्शों के मुकाबले में कहीं ज्यादा थे। सिर्फ 10 मिनट के बाद सैफ अली को बहुत सी नायाब जड़ी बूटियां और कच धाते मिले। इसे जमीन पर बिखरे हुए कदीम साजो सामान के टुकड़े भी मिले। ये कदीम साजो सामान के टुकड़े अजीम कदीम जंग की बाकियात थे, और अगरचे वक्त की बोसीदगी ने अशिया को नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया था, लेकिन इस सरजमीन में इतने अरसे तक रहने के बाद एक ताकतवर मौत की तवानाई ने अशिया को आलूदा कर दिया था। लिहाजा खिलाड़ी न्यूट्रल नक्शे के एनपीसी रिहायशियों के साथ सामान के बदले इन साजो सामान के टुकड़ों की तिजारत कर सकते थे। इन टुकड़ों के साथ लेवल 100 का फाइन गोल्ड सेट इक्विपमेंट खरीदना भी मुमकिन था, हालांकि कीमत गैर मामूली तौर पर ज्यादा थी। बदकिस्मती से वो उन कीमती वसाइल के अर्द गिर्द मौजूद मोनस्टर्स को साफ करने की जहमत नहीं कर सकता था। वो जल्दी में था। उसने मोनस्टर्स से गुरेज किया और बॉटम लेस ईबीस की तरफ बढ़ता रहा। चूंकि वो पहले ही लेवल 76 तक पहुंच चुका था, जो नक्शे में घूमने वाले लेवल 60 प्लस मर्दों से कहीं ज्यादा था, इसलिए मोनस्टर्स ने इसे हरासा नहीं किया जब इसने एक खित्ते से दूसरे खित्ते में सफर किया। 6 घंटे से ज्यादा के बाद सैफ अली आखिरकार सकडीलुक फॉरेस्ट पहुंच गया, जो कदीम मुर्दा मुल्क के अंदरूनी इलाके में वाक़ था। यहाँ के ज्यादातर मोनस्टर्स लेवल 67 के करीब थे और ग्रेट लॉर्ड्स कहीं ज्यादा आम थे। यहाँ तक कि लेवल 70 के ग्रैंड लॉर्ड्स भी कभी कभार नजर आते थे। ये जंगल यकीनन आम माहिरीन के लिए कोई जगह नहीं थी। जैसे ही सैफ अली जंगल के रास्ते पर बॉटम लेस ईबीस की तरफ चला, जो कदीम मुर्दा मुल्क के मरकज में वाक़ था, इसने पूरे जंगल में एक धमाके की आवाज सुनी। करीब ही चमकदार रोशनियों ने उदास आसमान को रोशन कर दिया, और जैसे ही वो गायब हुई, एक गजबनाक धाड़ ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। एक बास सैफ अली फौरन एक दरख्त की चोटी पर चढ़ गया और कोमनिशेंट आइज को फाल किया। कदीम मुर्दा मुल्क में बसारत खास तौर पर खराब थी। आम बसारत वाले खिलाड़ी 100 गज से ज्यादा दूर नहीं देख सकते थे, लेकिन ओमनिशेंट आइज ने सैफ अली को इस हद से आगे भी बेहतरीन बसारत फराहम की। अगर वो किसी समत पर तवज्जो मरकूज करता तो वो इस इलाके में भी 600 गज दूर तक देख सकता था। सैफ अली ने जल्दी से तकरीबन 300 गज दूर खिलाड़ियों के 2 ग्रुपों को देखा। दोनों ग्रुपों ने एक लेवल 69 के ग्रैंड लॉर्ड को घेरे में ले रखा था, जिसने डार्क गोल्ड ट्रेजर चेस्ट की हिफाजत करने की कोशिश की थी। हर ग्रुप में 100 खिलाड़ी थे, लेकिन बास पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय उन्होंने अपनी तवज्जो मूंसटर और दूसरी टीम के दरमियान तकसीम कर रखी थी। दिलचस्प आजाद खिलाड़ी होने के बावजूद ये लोग असल में एक बास पर स्टार लिंक के साथ लड़ रहे हैं। सैफ अली ये देखकर थोड़ा हैरान हुआ। 2 ग्रुपों में से एक के खिलाड़ियों ने गिल्ड एम्बलम नहीं पहने हुए थे, जबकि दूसरे ग्रुप के पास स्टार लिंक के निशानात थे। आमतौर पर आजाद टीमें गिल्ड टीमों से बचने की पूरी कोशिश करती थीं, लेकिन इन आजाद खिलाड़ियों का ऐसा कोई इरादा नहीं लगता था। मजीद ये कि इस आजाद टीम ने स्टार लिंक के खिलाड़ियों को तात्तुल का शिकार कर दिया था। गॉड्स डोमेन में ये एक नायाब मंजर था। अपने आप को रोकने में नाकाम, सैफ अली ने चमकती हुई मुस्कुराहट के साथ दोनों ग्रुपों की तरफ जुर्रतमंदाना कदम बढ़ाया। अगर ये आजाद टीम किसी और गिल्ड से लड़ती
तो वो उन्हें नजरअंदाज कर देता और बॉटम लेस ईबीस की तरफ बढ़ता रहता। ताहम चूंकि वो स्टार लिंक की माहिर टीमों में से एक के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए जीरो विंग के गिल्ड लीडर के तौर पर सिर्फ सलाम किए बगैर चले जाना मुनासिब नहीं होगा। चैप्टर 2135 पैक लीगेसी फॉरेस्ट सन। हीलर्स एमटीज की एचपी को मुस्तहकम रखें। मेले यूनिट स्टार लिंक के अरकान को हमारे हीलर्स से दूर रखें। जामनी लिबास पहने एक लेवल 67 के क्रिस मीनस ने, जो आजाद टीम के दरमियान खड़ा था, अपना नीला लकड़ी का असा लहराते हुए अपने साथियों को ताकतवर बनाते हुए हुक्म दिया। तरबियत याफ्ता सिपाहियों की तरह आजाद खिलाड़ियों ने क्रिस मीनस के अहकामात पर हर्फ बा हर्फ अमल किया, यहां तक कि अगर उन्हें फौरी खतरे का सामना करना पड़ता, वो अपने अहकामात पर अमल करते रहे। कमांडर स्टार लिंक का हमला बहुत मजबूत है। बास की एचपी अब भी 24% है। मुझे नहीं लगता कि हम इसका मुकाबला कर पाएंगे। एक खातून ने बास की एचपी को देखते हुए अपनी तशवीश का इजहार किया। एक शानदार हल्के सब्ज लिबास में वो खातून एक परी की तरह लग रही थी जब उसने अपना सब्ज असा लहराया। उसने डरवुड्स के लिए 2 क्लास अंसानिया पहना हुआ था। साकडिलुक फॉरेस्ट में मोनस्टर्स काफी मजबूत थे और मामलात को मजीद खराब करने के लिए जंगल की माना कसाफत तकलीफ दे हद तक कम थी। जादुई क्लास के खिलाड़ी यहां अपनी आम जंगी ताकत का सिर्फ निस्फ हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकेंगे। कुदरती तौर पर उसने हीलर्स को भी मुतासिर किया। इस इलाके के फील्ड बासेस में से एक से लड़ना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था, और स्टार लिंक की माहिर टीमों में से एक से लड़ने की कोशिश करना तो और भी मुश्किल था। मैं जानता हूं, लेकिन अगर हम बास उनके हवाले कर देते हैं तो हमने अपना सपरेशन स्क्रॉल ज़ाय कर दिया होगा। लेट आटम क्रिस मीनस कमांडर ने स्टार लिंक की टीम की क़ियादत करने वाले चांदी के बख्तरबंद बरसरिकर को देखते हुए कहा, अपने दांत पीसते हुए। लेट आटम गा मजीद ये कि ब्राइट डॉन इस टीम की क़ियादत कर रहा है। वो एक सफाक कमीना है जो अपने सामने आने वाले हर खिलाड़ी को मार देता है। उसने अब तक कदीम मुर्दा मुल्क में 10 से ज्यादा टीमों का सफाया कर दिया है। वो हमें पीछे हटने पर भी आसानी से जाने नहीं देगा। मैं कमांडर की हिमायत करता हूं। हम पर्पल शेडो अहन डार्क नाइट एम्पायर की टॉप 3 एडवेंचर टीमों में से एक। अगर हम ये लड़ाई हारने वाले हैं तो हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ये बास किसी को ना मिले। हाफ फीदर नामी एक लेवल 66 के रेंजर ने लेट आटम के पास खड़े होकर एतमाद से ऐलान किया। टीम के बाकी अरकान ने इत्तेफाक में सर हिलाया। डार्क नाइट एम्पायर में बेशुमार एडवेंचर टीमें थीं, इसलिए मुकाबला शदीद था। कोई भी एडवेंचर टीम जो एम्पायर में टॉप 100 में शामिल हो सकती थी, वो इतनी ताकतवर थी कि फर्स्ट रेट गिल्ड्स भी उनके साथ कुछ एहतराम से पेश आते थे। आम थर्ड रेट गिल्ड्स एम्पायर की टॉप 100 एडवेंचर टीमों को नाराज करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। इन टीमों में से हर एक बिलाशुबा एक पैक एडवेंचर टीम थी। बहुत से फर्स्ट रेट गिल्ड्स उन्हें भर्ती करने के लिए कुछ भी दे देते। अगरचे पर्पल शेडो एडवेंचर टीम स्टार लिंक जैसी सुपर पावर का मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन ये सुपर पावर की माहिर टीमों में से एक को चैलेंज करने के लिए काफी मजबूत थी। कमांडर, मुझे नहीं लगता कि हमारी फ्रंट लाइन स्टार लिंक के खिलाफ ज्यादा देर तक टिक सकेगी। क्या मुझे उनकी मदद करनी चाहिए? कलरफुल फ्रूट खातून डरवुड ने पूछा जब इसने दुश्मन को अपनी टीम की फ्रंट लाइन को पीछे धकेलते हुए देखा। मैं भी मदद करूंगा। मैं बास पर हमला करके थक गया हूं। मैं इन स्टार लिंक के कमीनों को सबक सिखाना चाहता हूं। हाफ फीदर धाड़ा। ठीक है, लेकिन मोहतात रहूं। स्टार लिंक के अरकान आसान शिकार नहीं हैं। लेट आटम ने इस मामले पर कुछ सोचने के बाद कहा। अगरचे उनकी टीम को अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन वो ब्राइट डॉन का मकसद जानता था। बरसकर मुमकिना तौर पर बास की एचपी को कम करने के लिए इनकी टीम को इस्तेमाल करना चाहता था। एक बार जब बास की एचपी इसके लिए काफी कम हो जाएगी तो वो लड़ाई में शामिल हो जाएगा और पर्पल शेडो के हीलर्स का सफाया कर देगा। अपने हीलर्स के बगैर उनकी बाकी टीम गिर जाएगी। कलरफुल फ्रूट और हाफ फीदर के पास टीम में ब्राइट डॉन को रोकने के बेहतरीन मौके थे। दोनों आखिरकार वो माहिरीन थे जो डार्क नाइट एम्पायर के अंदर अपनी अपनी क्लासों के टॉप 20 में शामिल थे। कलरफुल फ्रूट खास तौर पर जंगल के अंदर ताकतवर थी। अगरचे वो एक डरवुड थी, एक हेलर क्लास, लेकिन इसने फॉरेस्ट सेनेट नामी एक पैक लीगेसी हासिल की थी। पोशीदा क्लास ने इसकी जंगी ताकत को बहुत बढ़ा दिया जब भी वो जंगलाती इलाके में खड़ी होती थी। समझ गए? कलरफुल फ्रूट और हाफ फीदर ने जवाब दिया
और बास के करीब पीवीपी जंग में शामिल हो गए। दोनों टीमों ने मॉन्स्टर के लिए पावर बोसट को मुतहर्रिक करने से बचने के लिए बास के इदराक की हद के करीब बहुत ज्यादा खिलाड़ी भेजने से बचने की पूरी कोशिश, लिहाजा उन्होंने लड़ाई के दौरान खुद को किसी हद तक महदूद रखा। दुरुस्त होने के लिए टीमों ने अब तक सिर्फ एक दूसरे की ताकत का तजुर्बा किया था। वाइस गिल्ड लीडर बास की एचपी अब 20% से कम है। एक लेवल 67 के कुल्लिरुक ने ब्राइट डान को इत्तला दी, जिसने इस लड़ाई में स्टार लिंक के अरकान की कमांड की थी। अच्छा, सब मेरे साथ जंग में शामिल हों, किसी को जिंदा न छोड़ें, ब्राइट डान धाड़ा, अपने होंठों को चाटते हुए जब इसने अपनी टीम के बाकी अरकान की पर्पल शेडो एडवेंचर टीम के खिलाफ हमले में क़ियादत की। इसके हुक्म के साथ स्टार लिंक के बाकी अरकान अपने दुश्मनों को खत्म करने के बारे में संजीदा हो गए। पर्पल शेडो के माहिरीन फर्स्ट रेट गिल्ड्स को ताकतवर लग सकते हैं, इनमें से बहुत से ट्रायल टावर की छठी मंजिल तक पहुंचने के काबिल हैं, लेकिन वो ब्राइट डान की जाती सिक्योरिटी टीम के सामने कुछ भी नहीं थे। ब्राइट डान की टीम इन माहिरीन पर मुश्तमिल थी जो ट्रायल टावर की 7वीं मंजिल तक पहुंच सकते थे। इनमें से 40 रिफाइनमेंट रीलिम के माहिरीन थे। वो आसानी से फर्स्ट रेट गिल्ड की मैन फोर्स को तबाह कर सकते थे। एक मामूली एडवेंचर टीम की तो बात ही अलग है। एक लम्हे बाद स्टार लिंक के माहिरीन ने पर्पल शेडो की दिफाई लाइन को तोड़ दिया, जो अब तक मुस्तहकम रही थी। यहां तक कि 2 या 3 पर्पल शेडो माहिरीन का ताउन भी स्टार लिंक के एक माहिर को रोकने के लिए काफी नहीं था, और लड़ाई तूल पकड़ने के साथ ही उनकी एचपी गिरने लगी। आखिर में स्टार लिंक को पर्पल शेडो के 30 से ज्यादा फ्रंट लाइन खिलाड़ियों को दबाने के लिए सिर्फ 1 दर्जन या इससे ज्यादा खिलाड़ियों की जरूरत थी। बाकी 20 से ज्यादा फिर अपने कमांडर के साथ पर्पल शेडो के हिलर्स की तरफ बढ़े। इनमें से हर एक खिलाड़ी रिफाइनमेंट रीलिम का माहिर था। जब हीलर्स और ब्राइट डान के माहिरीन के दरमियान सिर्फ 100 गज का फासला रह गया तो कलरफुल फ्रूट और हाफ फीदर मैदान जंग में पहुंच गए। वो अचानक होने वाली तब्दीली पर हैरान हुए, लेकिन वो जल्दी से संभल गए और दुश्मन का मुकाबला किया। फौरन कलरफुल फ्रूट ने 3 ओवर स्पेल फॉरेस्ट डिसेंट कास्ट किया। अपना असा लहराते हुए फॉरेस्ट सेनेट ने एक डोमेन जाहिर किया जो उसके अर्द गिर्द फैल गया और उसके गिरदोनवा की हर चीज को लपेट में ले लिया। डोमेन के अंदर मौजूद दरख्तों में फिर शऊर आ गया और वो लेवल 67 के ग्रेट लॉर्ड रैंक के ट्रीनट्स बन गए। मजमूई तौर पर 6 ट्रीनट्स ने कलरफुल फ्रूट की पुकार का जवाब दिया, जो स्टार लिंक की पेश कदमी को रोकने के लिए हरकत में आए। मजीद बरा कलरफुल फ्रूट ने अभी तक गैर फाल दरख्तों पर बैलों का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। उसने 1 दर्जन से ज्यादा बैलों को कमांड किया, जिनमें से हर एक 3 ताकत की हामिल थी। करीब ही हाफ फीदर की क्रिम्सन कमान अचानक एक चमकदार रोशनी के साथ रोशन हो गई। रेंजर के गिर्द 5 क्रिम्सन जादुई दायरे नमूदार हुए, और जब भी उसने तीर छोड़ा, जादुई दायरों ने भी ऐसा ही किया। इसके हमलों के साथ आग के तीर छोड़े। अगरचे ये आग के तीर हाफ फीदर के आम हमलों से कमजोर थे, लेकिन उन्हें रोका नहीं जा सकता था। यहां तक कि रिफाइनमेंट रीलिम का माहिर भी इस रेंजर के हमले की जद में आकर गिर जाएगा। हैरत अंगेज, पर्पल शेडो एडवेंचर टीम के पास वाकई इतने ताकतवर माहिरीन हैं। स्टार लिंक के अरकान एक लम्हे के लिए दंग रह गए। उन्होंने गिल्ड के वाइस गिल्ड लीडर्स में से एक की जाती सिक्योरिटी टीम के अरकान के तौर पर माहिरीन का अपना हिस्सा देखा था। इस तरह एक माहिर को हरकत करते हुए देखना उन्हें माहिर की ताकत का अमूमी अंदाजा देने के लिए काफी था। अपने तजुर्बे की बुनियाद पर उन्होंने कलरफुल फ्रूट और हाफ फीदर दोनों को रिफाइनमेंट रीलिम के माहिरीन के तौर पर पहचान लिया। मजीद ये कि इन दोनों के पास नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर महारतें थीं। कलरफुल फ्रूट ने खास तौर पर अपने आखिरी स्पेल के साथ अपने बुनियादी औसाफ में काफी इजाफा हासिल किया था। अगर कोई आम रिफाइनमेंट रीलिम माहिर इस पर हमला करता तो उसे बदले में एकतरफा पिटाई मिलती। इसके बरक्स पर्पल शेडो के अरकान ने अपनी खुशी का इजहार किया जब उन्होंने अपने 2 साथियों को एक्शन लेते हुए देखा। जब ये डरवुड और रेंजर एक जंगल में मिलकर लड़ते थे तो वो अकेले ही 200 रुकनी माहिर टीम को शिकस्त दे सकते थे, जबकि स्टार लिंक के रिफाइनमेंट रीलिम माहिरीन कलरफुल फ्रूट और हाफ फीदर के हमलों के खिलाफ जिदोजहद कर रहे थे। ब्राइट डान ने अपनी सफेद हड्डियों वाली बड़ी तलवार लहराई जब वो ग्रेट लॉर्ड रैंक के ट्रीनेट्स और बैलों के दरमियान से एक तेज रफ्तार गोली की तरह निकला। अगरचे हाफ फीदर ने जोशो खरूश से बरसरिकर पर फायरिंग की, ब्राइट डान आसानी से तीरों के रास्तों से बच निकला। बरसरिकर हैरत अंगेज तौर पर तेज था, किसी पैक्ट 2 इस असम से कम नहीं, जिसकी वजह से हाफ फीदर के लिए निशाना बनाना मुश्किल हो गया।
3 सेकंड के अंदर ब्राइट डॉन रेंजर के सामने खड़ा था, अपनी बड़ी तलवार लहरा रहा था। अचानक 6 सफेद चमकों ने जंगजुओं को अंधा कर दिया। जैसे ही वो मध्यम हुई, उन्होंने जमीन पर 6 गहरे जख्म जाहिर किए, जिनमें से हर एक 15 गज लंबा था। अगरचे हाफ फीदर ने अपना दिफा करने के लिए अपनी कमान इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन 3 हमले लग चुके थे और वो मौके पर ही मर गया। ये कैसे मुमकिन है? कलरफुल फ्रूट हक्का बका रह गई। हाफ फीदर डार्क नाइट एम्पायर के टॉप 20 रेंजर माहिरीन में शामिल था, फिर भी ब्राइट डॉन के सामने वो एक शेर खर बच्चे की तरह कमजोर था। इसकी जिंदगी एक ही हरकत में खत्म हो गई थी। ताकत का फर्क हैरान कुन था। एक मामूली च्यूंटी मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करती है। ब्राइट डॉन हाफ फीदर की लाश पर तंज किया। उसने फिर अपनी नजर कलरफुल फ्रूट की तरफ मोड़ दी और कहा, ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। स्टार लिंक का बरसरिकर फिर एक धुंधले साए में बदल गया जब वो फॉरेस्ट सेनेट की तरफ उड़ा, जो तकरीबन 20 गज दूर खड़ी थी। ये देखकर कलरफुल फ्रूट घबरा गई। उसने ब्राइट डॉन को रोकने के लिए अपनी बेलें इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इसे जल्द ही मालूम हो गया कि वो इस पागल के सामने अमली तौर पर मौजूद ही नहीं थी। उसने अपनी बड़ी तलवार से उन्हें आसानी से हटा दिया, एक लम्हे के लिए भी रुके बगैर। तो ये एक सुपर पावर की ताकत है। इस लम्हे कलरफुल फ्रूट समझ गई कि ये जंग एक हारी हुई बाजी है और उसने अपने दिफा को नजरअंदाज करने का इरादा किया। जैसे ही ब्राइट डॉन कलरफुल फ्रूट के पास पहुंचा और डरवुड के खिलाफ अपनी बड़ी तलवार उठाई, वो मुंजमद हो गया और एक ऐसी शख्सियत की तरफ मुड़ा जो अचानक करीबी दरख्तों के पीछे से नमूदार हुई थी। जब इसने इस शख्सियत को देखा तो उसके तासुरात संगीन हो गए। कलरफुल फ्रूट और लड़ाई में मसरूफ बाकी खिलाड़ी उसकी अचानक तब्दीली से उलझन का शिकार हो गए। जब पर्पल शेडो की फॉरेस्ट सेनेट ने अपने दुश्मन की नजर का पीछा किया तो उसने एक आदमी को आहिस्ता आहिस्ता करीब आते देखा। इस आदमी ने सिया रंग का बख्तर पहना हुआ था, जिसके कंधों पर चांदी की माइल भूरी चादर लटकी हुई थी और उसके कूल्हों पर 2 लंबी तलवारें लटकी हुई थीं। जैसे वो अपने अर्द गिर्द होने वाली जंग से बेखबर हो, वो हल्के से इसकी तरफ चल कर आया। ये कौन है? चैप्टर 2136 अल्फाज की ताकत। करीब आते हुए सौरुड जमीन पर एक सरसरी नजर डालने के बाद कलरफुल फ्रूट ने अपनी तवज्जो दोबारा अपने सामने मौजूद दुश्मन बरसरिकर पर मरकूज कर ली। ब्राइट डॉन के तासुरात सख्त और खौफनाक थे, जैसे वो किसी मुकम्मल इफरीत को देख रहा हो। उसने इसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। इसकी नजरें इस दूर मौजूद सौरुड जमीन पर जिमी हुई थीं। अपने दुश्मन के इस शदीद रद्दे अमल ने कलरफुल फ्रूट को उलझन में डाल दिया। क्या हो रहा है? ये शख्स कौन है? वो अकेली उलझन का शिकार नहीं थी। लेट आटम, जो कुछ फासले से पर्पल शेडो के अरकान की कमांड कर रहा था, हालात के इस रुख पर इतना ही हैरान था। ब्राइट डॉन ने अब तक जिस ताकत का मुजाहिरा किया था, इसकी बुनियाद पर लेट आटम को यकीन था कि वो शख्स मान जंग में एक इफरीत है। इसे यहां तक शुबा था कि ब्राइट डॉन अकेले ही यहां मौजूद पर्पल शेडो के हर रुकन को खत्म कर सकता है। फिर भी ऐसा इफरीत वाज़े तौर पर इस सौरुड जमीन से खौफजदा था जो अभी पहुंचा था। मजीद बरा, सिर्फ ब्राइट डॉन ही ऐसा रद्दे अमल देने वाला वाहिद शख्स नहीं था। स्टार लिंक के दीगर अरकान के चेहरों पर भी वही खौफनाक तासुरात थे। वो सब करीब आते हुए सौरुड जमीन को घोर रहे थे। ब्लैक फुलियम, तुम यहां क्या कर रहे हो? ब्राइट डॉन ने सर्द लहजे में पूछा। इस वक्त ब्लैक फुलियम के नाम से जाने जाने वाले खिलाड़ी के लिए ब्राइट डॉन की नफरत नाकाबिले पैमाइश थी। उसने इन लीडिंग सिविल को छोड़ने का मुश्किल फैसला किया था और स्टार लिंक में इसके वाइस गिल्ड लीडर्स में से एक के तौर पर शामिल हुआ था। वो ट्रेवलिंग बारूद हिडन क्लास को हासिल करने के लिए इन लीडिंग सिविल और क्रिम्सन एम्परर के मंसूबों को सबूताज करके लोजीना ग्लो की नजर में अपनी अहमियत बढ़ाना चाहता था, लेकिन ब्लैक फुलियम ने तनहा इसके मंसूबों को खाक में मिला दिया था। आखिरकार स्टार लिंक ने अपने हरीफों के मुकाबले में बहुत कम ट्रेवलिंग बार्ड्स हासिल किए थे। लोजीना ग्लो इसकी नाकामी पर मायूस हुआ था और उसने कुछ अरसे तक ब्राइट डॉन को कोई अहम काम सौंपने से इनकार कर दिया था। अब मुश्किल कामों की एक तवील फहरिस्त के बाद कदीम मुर्दा मुल्क के इंतजाम की जिम्मेदारी हासिल करने की कोशिश के दौरान ब्राइट डॉन का एक बार फिर ब्लैक फुलियम से सामना हुआ। इस शख्स की ताकत की यादें अब भी बिल्कुल वाज़ेह थीं। वो चाहकर भी उसे नहीं भूल सकता था। बहरहाल ब्लैक फुलियम ने व्हाइट रिवर सिटी के ऑक्शन हाउस की जंग में सौरुड डेमन को शिकस्त दी थी। अगरचे सौरुड डेमन काफी बूढ़ा था, लेकिन वो एक हकीकी इफरीत था
जो ब्राइट डान से कहीं ज्यादा ताकतवर था। ऐसे माहिरीन की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती थी जो इस बूढ़े शख्स की ताकत का मुकाबला कर सकते थे। क्या मुझे यहां आने की इजाजत नहीं है? सैफ अली ने स्टार लिंक के मुश्तइल अरकान पर एक नजर डालते हुए मुस्कुरा कर पूछा। ब्राइट डान ने जवाब में अपनी बेजारी का इजहार किया। अगर वो किसी और से बात कर रहा होता तो अब तक हमला कर चुका होता। उसने फजूल बातों में वक्त जाया करने की जहमत न की होती। एक लम्हे के लिए खुद को पुरसुकून करने के बाद उसने धीमे लहजे में दोबारा पूछा, तुम क्या चाहते हो? बरसरिकर के सवाल ने पर्पल शेडो के खिलाड़ियों को एक बार फिर सैफ अली की तरफ मुतवज्जे कर दिया। वो सदमे से खिले मुंह से देख रहे थे। लेट आटम खास तौर पर जबान बंद महसूस कर रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब हो रहा है। ब्राइट डान एक चोटी का माहिर था जिसने इन डेड सोर्ड का खिताब हासिल किया था। वो अपनी बेरहमी के लिए मशहूर था और उसने कभी किसी दुश्मन को जिंदा बचकर निकलने नहीं दिया था। उसने कभी मुज़ाकरात भी नहीं किए थे। मिसाल के तौर पर उनकी पर्पल शेडो एडवेंचर टीम को ही ले लें। डार्क नाइट एम्पायर की टॉप एडवेंचर टीमों में शुमार होने के बावजूद ब्राइट डान ने बगैर किसी हिचकिचाहट के हमला कर दिया था। फिर भी यह सफाक शख्स जंग के बीच में सैफ अली से बात करने के लिए रुक गया था। यह नाकाबिले यकीन था। कमांडर, ये ब्लैक फुलियम कौन है? वो कितना हैरत अंगेज है। कलरफुल फ्रूट ने टीम चीट के जरिए सरगोशी की। सैफ अली अकेला ही ब्राइट डान की माहिर टीम को खौफजदा करने के लिए काफी ताकतवर था। स्टार लिंक के ये माहिरीन डार्क नाइट एम्पायर में उन लीडिंग सिविल क्रिम्सन एम्परर के माहिरीन को भी कोई अहमियत नहीं देते थे। मैंने पहले भी ब्लैक फुलियम के बारे में सुना है। मेरा ख्याल है कि वो जीरो विंग का गिल्ड लीडर है, वही गिल्ड जिसने पहले 100 फ्लावर्स पैलेस की मदद की थी। ब्लैक फुलियम खुद गार्ड्स डोमेन के माहिरीन की फहरिस्त में टॉप 50 में शामिल है। वो गार्ड्स डोमेन की बुलंदियों पर खड़ा है। लेट आटम ने अपनी मालूमात के मुताबिक वजाहत की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जैसा माहिर ऐसी जगह पर नजर आएगा। गार्ड्स डोमेन के माहिरीन की फहरिस्त में टॉप 50। कोई ताज्जुब नहीं कि ब्राइट डान इतना खौफजदा क्यों नजर आ रहा है। कलरफुल फ्रूट पर हकीकत वाज़े हुई। वो डार्क नाइट एम्पायर की मजमूई जंगी ताकत की दर्जाबंदी में बमुश्किल टॉप 100 में शामिल थी। कुदरती तौर पर इसे किसी भी ममलुकता सल्तनत में काफी ताकतवर समझा जाता, लेकिन गार्ड्स डोमेन के मुकम्मल पैमाने पर इसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। अगरचे गार्ड्स डोमेन के माहिरीन की फहरिस्त खिलाड़ियों की अवामी कामयाबियों पर मरकूज थी, लेकिन ये खिलाड़ियों की ताकत के एक हिस्से की अक्कासी जरूर करती थी। जो लोग टॉप 50 में शामिल हो सकते थे वो गालिबन डार्क नाइट एम्पायर के ताकतवर तरीन खिलाड़ियों में से होते। अगरचे ब्राइट डान काफी ताकतवर था, लेकिन वो यकीनी तौर पर सल्तनत के टॉप रैंक में शामिल नहीं हो सकता था। अगर ब्राइट डान कलरफुल फ्रूट के ख्यालात सुन सकता तो वो गालिबन खून के आंसू रोता। अगर इसका हरीफ महज गार्ड्स डोमेन के माहिरीन की फहरिस्त में टॉप 50 में शामिल होता तो वो इतना खौफजदा न होता। दर हकीकत वो इस सोर जमीन के बजाय इन माहिरीन में से किसी का भी खुशी से मुकाबला कर लेता। मुझे ये बास और वो डार्क गोल्ड ट्रेजर चेस्ट चाहिए। सैफ अली ने लेवल 69 के ग्रैंड लॉर्ड, जिसकी कल HP सिर्फ 18% बाकी थी, और उसके पीछे मौजूद खजाने के संदूक पर नजर डालते हुए सुकून से जवाब दिया। पर्पल शेडो के अरकान के होश उड़ गए जब उन्होंने सैफ अली का मुतालबा सुना। क्या यह शख्स पागल है? सैफ अली दर हकीकत अकेले ही बास और उसका खजाना छीनने का इरादा रखता था। तकब्बुर की भी एक हद होती है, और उसने अभी स्टार लिंक के वाइस गिल्ड लीडर्स में से एक से यह मुतालबा किया था। सबसे अहम बात यह कि वो इस वक्त स्टार लिंक के इलाके में थे। सिर्फ एक कॉल पर ब्राइट डान गालिबन बड़ी तादाद में कुमक बिला सकता था। इसके गिल्ड के मजीद चोटी के माहिरीन भी गालिबन उसकी पुकार पर लब्बैक कहते। सैफ अली ब्राइट डान से ज्यादा ताकतवर हो सकता है, लेकिन क्या वो बैक वक्त 3 या 5 चोटी के माहिरीन का मुकाबला कर सकता है? ये शख्स बहुत ज्यादा लापरवाह है। हम अब भी साइकोडिलुक फॉरेस्ट में हैं। स्टार लिंक का किला ज्यादा दूर नहीं है। अगर ब्राइट डान ने कुमक बिला ली तो हम में से कोई भी नहीं बच सकेगा। लेट आटम ने बेजारी के तासुरात के साथ सैफ अली को देखते हुए सोचा। तमाम कले खिलाड़ियों को तवील फासले तक टेलीपोर्ट कर सकते थे, यहां तक कि कदीम मुर्दा मुल्क में भी। साइकोडिलुक फॉरेस्ट स्टार लिंक के किले से ज्यादा दूर नहीं था। खिलाड़ियों के लिए जंगल के किनारे तक पहुंचने के लिए एक ही टेलीपोर्ट काफी होता। मजीद बरा, स्टार लिंक की बहुत सी माहिर टीमें इस इलाके में काम कर रही थीं। अगर सैफ अली ने वाकई स्टार लिंक को गुस्सा दिलाया
तो उसके जंगल से जिंदा निकलने का कोई इम्कान नहीं होगा। लेट आटम और उसकी टीम ने पहले ही खुद को मुकम्मल तबाही के लिए तैयार कर लिया था जब उन्होंने ब्राइट डान की टीम की जानिब से शिकार छीनने की कोशिश के बावजूद रुकने और बास से लड़ने का फैसला किया था। जब तक वो बास की लूट और उसकी हिफाजत में मौजूद खजाने के संदूक पर दावा कर सकते, उनकी मौत इस कोशिश के काबिल होती। ताहम सैफ अली के लिए मामला मुख्तलिफ था। सैफ अली गार्ड्स डोमेन में एक आला दर्जे का माहिर था। इसकी एक जिंदगी गालिबन ग्रैंड लॉर्ड की लूट और डार्क गोल्ड ट्रेजर चेस्ट से ज्यादा कीमती थी। जब पर्पल शेडो के अरकान सैफ अली और ब्राइट डान के दरमियान लड़ाई शुरू होने की तवक्को कर रहे थे, बरसलकर ने अपनी सफेद हड्डियों वाली बड़ी तलवार मियान में डाल। चूंकि गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम ये इनाम चाहते हैं, इसलिए हम एहतरामना यहां से चले जाएंगे। चिल्लू, ब्राइट डान ने मोड़कर जाने से पहले कहा। उसने बास और खजाने के संदूक पर दूसरी नजर तक न डाली। स्टार लिंक के अरकान फौरी तौर पर पर्पल शेडो के अरकान के साथ अपनी लड़ाइयों से पीछे हट गए और अपने कमांडर के पीछे चलते हुए मान जंग से पसपाई इख्तियार कर ली। 15 सेकंड से भी कम वक्त में स्टार लिंक के तमाम अरकान इस इलाके से चले गए। उनकी पसपाई की रफ्तार और फैसलाकुन नौयत ने एडवेंचर टीम के खिलाड़ियों को दंग कर दिया। चैप्टर 2137 मुख्तलिफ सतह। अगरचे स्टार लिंक के बहुत से माहिरीन को सुकून मिला था कि उन्हें सैफ अली से लड़ना नहीं पड़ा, लेकिन नान जंग छोड़ने के बाद उनके दिलों में गुस्सा उबल रहा था। वाइस गिल्ड लीडर, क्या हम वाकई बस जा रहे हैं? सिया चमड़े की बख्तर पहने हुए लेवल 67 की एक इस असन ने नागवारी से पूछा। ब्लैक फुलियम ताकतवर हो सकता है, लेकिन यह हमारे गिल्ड का इलाका है। जब तक आप हुक्म दें, कम अज कम 3 टीमें 10 मिनट या उससे कम वक्त में हमारी जगह पर जमा हो सकती हैं। क्या हम 4 माहिर टीमों की ताकत से इसे आसानी से खत्म नहीं कर सकते? स्टार लिंक कदीम मुर्दा मुल्क का हुक्मरान था। यहां तक कि डार्क नाइट एम्पायर की दीगर 2 सुपर पावर्स के खिलाड़ियों को भी इस न्यूट्रल मैप में स्टार लिंक के अरकान से सामना होने पर सर झुका कर जाना पड़ता था। ब्लैक फुलियम तो दूर की बात है। सौर जमीन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो उन लीडिंग सिविल और क्रिम्सन एम्परर से ज्यादा ताकतवर तो नहीं हो सकता। इन दोनों सुपर पावर्स के चोटी के और इफरीत की सतह के माहिरीन आम गिल्ड्स के माहिरीन से कहीं ज्यादा ताकतवर थे और स्टार लिंक ने इन दोनों को शिकस्त दी थी। मजीद बरा, अगर इस पसपाई की खबर फैली तो इससे गिल्ड की साख को नुकसान पहुंचेगा। उसे खत्म कर दें। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं चाहता? ब्राइट डान ने खातून इस असन को घूरते हुए पूछा। अगर वो महज कोई आम डोमेन रीलिम माहिर होता तो जरूर, लेकिन इस शख्स ने सौरो डेमन को शिकस्त दी है। 4 तो दूर की बात, 2 माहिर टीमें भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या तुम समझ रही हो? अगर वो चाहता तो हम में से कोई भी इस जंगल से जिंदा ना निकलता। इस सब में सबसे ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि ब्लैक फुलियम सिर्फ हमारे साथ खेल रहा था। अगर मैं पीछे हटने से इनकार कर देता तो वो फौरी तौर पर कार्रवाई करता और मुझे सिखाता कि ऐसा फैसला कितना अहमकाना है। ब्राइट डान जानता था कि इसने जो भी फैसला किया होता, सैफ अली आखिरकार कदीम मुर्दा मुल्क में स्टार लिंक की साख को नुकसान पहुंचाता। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए इसने वो रास्ता इख्तियार करना बेहतर समझा जिसमें कम से कम नुकसान हो। इसकी टीम का हर रुकन एक काबिले एतमाद मातहत था। अगर वो किसी को इन लोगों को मारने देता तो न सिर्फ स्टार लिंक की साख मुतासिर होती, बल्कि गिल्ड में इसका अपना पावर 20 भी कमजोर हो जाता। अब वो वाकई इतना ताकतवर है? लेवल 67 की इस असन ने हैरत से पूछा। अगरचे डोमेन रीलिम के माहिरीन मैदानों में इन जैसी 100 रुकनी माहिर टीम को आसानी से शिकस्त दे सकते थे, लेकिन आम तौर पर ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो माहिरीन गोरिल्ला हरबे इस्तेमाल करते थे, आहिस्ता आहिस्ता टीम के अरकान को खत्म करते थे। अगर उनकी टीम अलग हो जाती और फरार होने पर तवज्जो मरकूज करती तो डोमेन रीलिम का माहिर भी उनमें से हर एक को नहीं मार सकता था। ताहम ऐसा लगता था कि ब्राइट डान को मुकम्मल यकीन है कि सैफ अली उन सब को हलाक कर सकता है। साइकोडिलुक फॉरेस्ट में स्टार लिंक की तमाम टीमों की क़यादत चोटी के माहिरीन कर रहे थे और ब्राइट डान के पास तो उनडेड सौरुड का खिताब भी था। वो चोटी के माहिरीन में भी सबसे ऊपर था और ज्यादा वक्त नहीं गुजरेगा कि वो डोमेन रीलिम तक पहुंच जाएगा, वरना वो माजी में इन लीडिंग सिविल के 3 अहम सतूनों में से एक ना होता। ब्राइट डान की जाती सिक्योरिटी टीम के तौर पर उनकी ताकत स्टार लिंक की मुख्तलिफ टीमों में सबसे ऊपर थी, फिर भी उनके कमांडर का इसरार था कि वो भी सैफ अली के गुस्से से नहीं बच सकेंगे। क्या ये वाकई मुमकिन हो सकता था? वो इफरीत इतने सादा नहीं है जितना तुम समझती हो।
तुम्हें क्या लगता है कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स को डोमेन रीलिम के इफरीतों से निमटने में इतनी सरदर्दी क्यों होती है? गार्ड्स डोमेन ने खास तौर पर उन इफरीतों को अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जो उन्हें मजीद मुश्किल बना देता है, ब्राइट डान ने नफरत से कहा। ताहम ये अभी खत्म नहीं हुआ है। अगरचे हमारी टीम ब्लैक फुलियम को शिकस्त नहीं दे सकती, लेकिन जब हम रिपोर्ट करेंगे तो गिल्ड लीडर गालिबन उसे नीचा दिखाने के लिए किसी को जरूर भेजेगा। अगरचे डोमेन रीलिम के माहिरीन खौफनाक थे, लेकिन हर सुपर पावर के पास अपने ऐसे माहिरीन मौजूद थे। मजीद बरा गार्ड्स डोमेन रीलिम के माहिरीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बहुत से तरीके पेश करता था। ये सिर्फ इस बात पर मुनहसिर था कि आया मुख्तलिफ सुपर पावर्स उन तरीकों की कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं या नहीं। जब ब्राइट डान ने साइकोडिलुक फॉरेस्ट में सैफ अली की मौजूदगी की खबर अपने गिल्ड को पहुंचाई, पर्पल शेडो के अरकान अब भी अपनी लम्हाती हैरत में गुम थे। कुछ देर के लिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हालात के इस रुख पर किया जाए। कमांडर, अब हमें क्या करना चाहिए? कलरफुल फ्रूट ने टीम चीट के जरिए पूछा। सब कुछ बहुत अचानक हुआ था। एक सेकंड पहले उनकी टीम मुकम्मल तबाही के खतरे में थी, बका की तलख जंग में स्टार लिंक के अरकान का सामना कर रही थी। फिर सैफ अली नमूदार हुआ और बास और खजाने के संदूक के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। जिस चीज ने पर्पल शेडो के अरकान को वाकई हैरान कर दिया वो ये हकीकत थी कि स्टार लिंक की टीम ने दर हकीकत सैफ अली के मुतालबे को तस्लीम कर लिया और इलाका छोड़ दिया। ये जेरे बहस सौर जमीन को घूरते हुए लेट ऑटम को समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ा जाए। क्या उन्हें रुककर बास के लिए सैफ अली से लड़ना चाहिए? उन्हें इतनी ही जल्दी निकल जाना चाहिए जितनी जल्दी स्टार लिंक की टीम निकली थी। इस शख्स से लड़ने का अंजाम वाज़ेह था। चूंकि स्टार लिंक की टीम, जो उनसे ज्यादा ताकतवर थी, बगैर किसी दूसरे ख्याल के भाग गई थी, इसलिए लेट ऑटम को बखूबी अंदाजा हो गया था कि सैफ अली कितना ताकतवर है। बदकिस्मती से सैफ अली ने उन्हें इलाका छोड़ने की इजाजत नहीं दी थी। अगर उनकी अचानक पसपाई ने सैफ अली को नाखुश किया तो वो बास के साथ साथ उनकी जिंदगियों को भी खत्म करने का फैसला कर सकता था। अचानक लेट ऑटम ने महसूस किया कि पर्पल शेडो एडवेंचर टीम, जिस पर उसे बहुत फख्र था, दर हकीकत मामूली थी। ताकतवर खिलाड़ियों और सुपर पावर्स के सामने पर्पल शेडो इतनी ताकतवर भी नहीं थी कि अपने फैसले खुद कर सके। ये अजीम वजूद एक लफ्ज से किसी एडवेंचर टीम के उरूज अज़वाल का फैसला कर सकते थे। लेट ऑटम ने तो ये भी सोचा कि क्या डार्क नाइट एम्पायर वाकई सिर्फ एक सल्तनत थी। सब कुछ होने के बाद पर्पल शेडो डार्क नाइट एम्पायर की टॉप टीम एडवेंचर टीमों में से एक थी। बहुत से फर्स्ट रेट गिल्ड्स ने उनकी टीम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की थी और उनके साथ बहुत एहतराम से पेश आए थे, लेकिन स्टार लिंक और सैफ अली के सामने ये टीम बेबस थी। जब लेट ऑटम हिचकिचा रहा था, सैफ अली ने अपनी नजरें करसमी नस्र की तरफ फेर ले। स्टार लिंक के लोग चले गए हैं। मैं ये बात तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे इस डार्क गोल्ड ट्रेजर चेस्ट से एक चीज चाहिए। क्या तुम मेरी शराइत से इत्तेफाक करते हो? सैफ अली ने पूछा। लेट ऑटम की वाज़ेह तौर पर तकलीफ दे बेयकीनी को देखकर सैफ अली ने करसमी नस्र की अंदरूनी कशमकश को महसूस किया। अपनी पिछली जिंदगी के दौरान और गार्ड्स डोमेन में 5 खिलाड़ियों के वजूद में आने से पहले ज्यादातर खिलाड़ी अब भी गेम के वाकई ताकतवर माहिरीन के खिलाफ एक टीम पर भरोसा करने के काबिल थे। बदकिस्मती से जब वो माहिरीन 5 तक पहुंच गए तो शेडो भी, जिसने 10 बड़े एनपीसी शहरों को कंट्रोल किया था, उनके सामने बेबस हो गया था। शेडो के पास कोई चारा नहीं था। वो इन माहिरीन के मांगे हुए किसी भी खजाने को देने पर मजबूर था। अगर वो ऐसा न करता तो गिल्ड खजाने और अपने अरकान की जाने दोनों खो देता। ताहम सैफ अली अब वो आम माहिर नहीं रहा था जो वो हुआ करता था। वो गार्ड्स डोमेन की बुलंदियों तक पहुंचने के लिए काफी ताकतवर हो चुका था। सिर्फ एक चीज, यकीनन हम मुत्तफिक हैं। लेट ऑटम ने अपनी हैरत से बाहर निकलते ही जोश से सर हिलाया। ये महसूस करते हुए कि सैफ अली के उनके खिलाफ कोई बुरे इरादे नहीं हैं, पर्पल शेडो के दीगर अरकान ने सुकून का सांस लिया। मैदानों में शिकार छीनना एक आम बात थी, लेकिन यह पहला मौका था कि वो ऐसी सूरत हाल में इतने बेबस हुए थे। जैसे ही उन्होंने सुकून महसूस किया, पर्पल शेडो के माहिरीन ने जोश और सिताइश के साथ सैफ अली की तरफ देखा। कुछ खातून खिलाड़ियों ने तो सौर जमीन की तरफ सितारा भरी आंखों से देखा। सैफ अली की इनफरादी ताकत और एक गिल्ड लीडर के तौर पर उसकी शनाख्त, जो एक पूरी ममलकत को कंट्रोल करने वाले गिल्ड की कमांड कर रहा था,
दोनों ही उनकी सिताइश के काबिल थे। सैफ अली की इजाजत से लेट ऑटम ने बास को शिकस्त देने के लिए अपनी टीम की क़यादत की। अगरचे लेवल 69 का ग्रैंड लॉर्ड ताकतवर था, लेकिन पर्पल शेडो जैसी माहिर टीम के लिए ये कोई मुश्किल दुश्मन नहीं था। मजीद बड़ा जादुई दायरा जो उन्होंने इफरीत को दबाने के लिए इस्तेमाल किया था वो अब भी मौजूद था। ग्रैंड लॉर्ड के गिरने के बाद सैफ अली ने बास की लूट में कोई दिलचस्पी तक जाहिर नहीं की। कदीम मुर्दा मुल्क जैसी जगह पर भी एक ग्रैंड लॉर्ड जो बेहतरीन लूट दे सकता था वो लेवल 65 का डार्क गोल्ड इक्विपमेंट था। मजीद बड़ा इसके मिलने की शरह इंतहाई कम थी। आमतौर पर एक टीम खुशकिस्मत होती अगर मैप के ग्रैंड लॉर्ड्स लेवल 65 का फाइन गोल्ड सेट इक्विपमेंट देते। अगरचे इस मेयार के हथियार और साज व सामान मौजूदा खिलाड़ियों के लिए पुरकशिश थे, लेकिन सैफ अली के लिए इनमें बहुत कम कशिश थी। इसके पास पहले ही लेवल 70 के फाइन गोल्ड इक्विपमेंट का बड़ा जखीरा मौजूद था। इसे लेवल 65 के फाइन गोल्ड और डार्क गोल्ड इक्विपमेंट के चंद टुकड़ों को छोड़ने में कोई एतराज नहीं था। इसे सिर्फ डार्क गोल्ड ट्रेजर चेस्ट में दिलचस्पी थी। ताहम पर्पल शेडो के अरकान ने कुछ देर तक बास की लूट का जश्न मनाया। इससे लेवल 65 की डार्क गोल्ड रैंक की कपड़े की टोपी और लेवल 65 के फाइन गोल्ड सेट इक्विपमेंट का एक टुकड़ा मिला था। गेम के इस मरहले पर दोनों को टॉप समझा जाता था। जैसे ही बास मरा, डार्क गोल्ड ट्रेजर चेस्ट के गिर्द जादुई रुकावट खत्म हो गई। जैसे ही ये खिलाड़ी चमकते हुए खजाने के संदूक की तरफ मुड़े, उन्होंने जोर से थूक निगला। उनकी आंखें खून आलूद हो गईं क्योंकि उन्होंने आगे बढ़ने की शदीद ख्वाहिश महसूस की। ताहम लेट ऑटम के हुक्म पर पर्पल शेडो के अरकान ने सैफ अली के लिए रास्ता बना दिया, जिससे सौर जमीन को खजाने का संदूक खोलने की इजाजत मिल गई। इस हुक्म ने इनमें से किसी को हैरान नहीं किया। बहरहाल सैफ अली के बगैर वो इस जंग से कुछ भी हासिल न कर पाते। वो गालिबन अपनी जानें गंवा देते। अगर सैफ अली इस खजाने के संदूक के अंदर मौजूद हर चीज भी चाहता तो वो बहस न करते। खुशकिस्मती से ये मुकफ्फल खजाने का संदूक नहीं है। संदूक के करीब पहुंचते ही सैफ अली ने सुकून का सांस लिया। आमतौर पर ज्यादातर खजाने के संदूक डार्क गोल्ड रैंक तक पहुंचने पर मुकफ्फल होते थे और खजाने के संदूक को खोलना एक मुश्किल अमल था। कुछ के लिए तो मुतालिका रैंक की चाबियों की जरूरत होती थी। मिसाल के तौर पर उनफीरियर लेजेंडरी ट्रेजर चेस्ट को ही ले लें जो उसने फॉलिंग स्टार सीक्रेट लैंड से हासिल किया था। अगरचे वो खजाना इसके कब्जे में था, लेकिन वो मुकफ्फल था और इसे खोलने के लिए एक उनफीरियर लेजेंडरी चाबी की जरूरत थी। जब उसे इस बात का पता चला था तो वो कुछ अरसे तक अफसरदा रहा था। सैफ अली ने अगले 20 सेकंड डार्क गोल्ड ट्रेजर चेस्ट खोलने में गुजारे। जैसे ही इसने ढक्कन उठाया, रंग बरंगी रोशनियां फूट पड़ी जिसने 400 गज के रदिस वाले इलाके को रोशन कर दिया। ये रोशनियां 7000 गज दौर से भी देखी जा सकती थीं। चैप्टर 2138 इलाकाई खजाना। पर्पल शेडो के अरकान खजाने के संदूक से निकलने वाली शानदार रोशनियों को देखकर हैरान रह गए। आमतौर पर डार्क गोल्ड ट्रेजर चेस्ट खिलने पर सिर्फ 3000 या 4000 गज के रदिस को मुतासिर करने वाली हलचल पैदा करते थे, लेकिन इस खजाने के संदूक से निकलने वाली रोशनियां 7000 गज दौर से भी नजर आ रही थी। मुख्तलिफ एडवेंचर टीमें इस खास खुसूसियत से सबसे ज्यादा नफरत करती थीं। 7000 गज के अंदर मौजूद हर खिलाड़ी अब जान जाएगा कि किसी ने डार्क गोल्ड ट्रेजर चेस्ट खोला है। दरी असना वो कदीम मुर्दा मुल्क में थे, जहां दीगर न्यूट्रल मैप्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा वसाइल थे। कुदरती तौर पर इस डार्क गोल्ड ट्रेजर चेस्ट के अंदर मौजूद अशिया की कीमत मामूल से कहीं ज्यादा होगी। अगरचे ये हैरत अंगेज था कि सैफ अली ने अकेले ही ब्राइट डान की टीम को डराकर भगा दिया था, लेकिन वो इस मुश्किल सूरत हाल को नहीं बदल सकता था जिसमें वो अब फंस चुके थे। रोशनी का ऐसा शानदार मुजाहिरा यकीनी तौर पर बड़ी तादाद में टीमों को उनके मकाम की तरफ ले आएगा। स्टार लिंक के अलावा कदीम मुर्दा मुल्क में बहुत से ताकतवर गिल्ड्स और एडवेंचर टीमें काम कर रही थीं। अगरचे सैफ अली बच निकले, लेकिन वो क्या करेंगे? मैदानों में कोई भी काबिल टीम अपने साथ मैजिक मिरर रखती थी। अगरचे मैजिक मिरर सिर्फ एक छोटे से इलाके को देख सकते थे, लेकिन उनकी पहुंच बहुत दूर तक थी। अगर कोई टीम खजाने की रोशनी देखती तो वो फौरी तौर पर इलाके की जासूसी करने और खजाने का पता लगाने के लिए अपने मैजिक मिरर्स का इस्तेमाल करती। अगर डार्क गोल्ड ट्रेजर चेस्ट की रोशनियां सिर्फ 4000 गज दूर से नजर आती तो शायद सिर्फ 6 आसाब टीमों की नजर उन पर पड़ती। अपनी ताकत के साथ पर्पल शेडो की टीम खजाना लेकर फरार हो सकती थी। ज्यादा से ज्यादा
फरार होते वक्त उनके चंद दर्जन अरकान हलाक हो जाते। ताहम कम से कम 20 टीमें इस खजाने के संदूक की रोशनियों को नोट करेंगी और उनमें से हर एक माहिर टीम होगी। जब पर्पल शेडो के अरकान सिस्टम को कोस रहे थे, डार्क गोल्ड ट्रेजर चेस्ट के 7000 गज के अंदर मौजूद मुख्तलिफ एडवेंचर टीमों ने इसका सही मकाम तलाश करने के लिए अपने मैजिक मर्रस का इस्तेमाल किया। एक डार्क गोल्ड ट्रेजर चेस्ट इतनी ताकतवर रोशनी फैला रहा है, क्या ये पर्पल शेडो एडवेंचर टीम का लेट ऑटम नहीं है? इसकी टीम वाकई खुशकिस्मत है, उन्हें वाकई इतनी शानदार रोशनी वाला डार्क गोल्ड ट्रेजर चेस्ट मिल गया है। जल्दी करो, हमें दूसरी टीमों को अपने से पहले खजाने तक पहुंचने नहीं देना चाहिए। करीबी टीमों ने पर्पल शेडो एडवेंचर टीम को पहचान लिया और हरकत में आ गईं। अगरचे मैजिक मिरर सिर्फ तस्वीर दिखाते थे, आवाज नहीं, और खिलाड़ी तस्वीर के डेटा का मुआयना नहीं कर सकते थे, लेकिन पर्पल शेडो एडवेंचर टीम पूरे डार्क नाइट एम्पायर में मशहूर थी। इसके अरकान को पहचानना मुश्किल नहीं था। आमतौर पर आम खिलाड़ी मैदानों में खजाने का संदूक खोलने से पहले ब्लैक कल्विक्स पहन लेते थे। सिर्फ ताकतवर गिल्ड टीमें, एडवेंचर टीमें अपनी शनाख्त छुपाने की जहमत नहीं करती थी। ताहम ये वाज़ेह था कि पर्पल शेडो की टीम ने गलत अंदाजा लगाया था। उसने इस हलचल को मद्देनजर नहीं रखा था जो इस डार्क गोल्ड ट्रेजर चेस्ट को खोलने से पैदा होगी। इस संदूक की रोशनी की शिद्दत के साथ इसमें बिलाशुबा गैर मामूली अशिया मौजूद थीं। ये जानते हुए मुख्तलिफ टीमें ऐसे मौका को कैसे नजरअंदाज कर सकती थीं। खजाने के संदूक की अशिया हासिल करने के बाद खिलाड़ियों को 2 घंटे का डीबफ मिलता था, जो इस बात की जमानत देता था कि अगर वो मर गए तो वो अशिया गिर जाएंगी। कमांडर, हमने स्पेशल एक्सप्लोरेशन स्क्रॉल इस्तेमाल किया और पता चला कि 26 मैजिक मर्रस हमारे मकाम पर मरकूज हैं। यहां से निकलना आसान नहीं होगा, कलरफुल फ्रूट ने संजीदगी से इत्तला दी। 26 माहिर टीमें उन्हें देख रही थीं। उन्हें 2600 माहिरीन की मुकम्मल फौज का सामना करना पड़ेगा। अपनी तरफ सिर्फ 100 खिलाड़ियों के साथ इतने सारे खिलाड़ियों के पास से गुजरना इंतहाई मुश्किल होगा। इतने ज्यादा कैसे हो सकते हैं? लेट ऑटम बेबसी महसूस किए बगैर न रह सका। दरीं असना, ब्राइट डॉन और उसकी टीम, जो पहले ही पर्पल शेडो एडवेंचर टीम से काफी दूर थे, अपने पीछे रोशनी का सुतून बुलंद होते देखकर दंग रह गए। वाइस गिल्ड लीडर, वो खजाने का संदूक हैरत अंगेज है। ये इतनी ताकतवर रोशनी छोड़ रहा है, इसके अंदर मौजूद अशिया गैर मामूली होनी चाहिए। ब्राइट डॉन के पास मौजूद लेवल 67 के इस असन ने दौर फासले पर रोशनी के बुलंद होते सुतून को देखते हुए कहा, हाय हा, अच्छा, बहुत अच्छा। ब्राइट डॉन हंसने लगा। वाइस गिल्ड लीडर, इस असन ने अपने कमांडर को उलझन भरी नजरों से देखा। अगरचे डार्क गोल्ड ट्रेजर चेस्ट से नाकाबिले यकीन अशिया मिली थी, लेकिन उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ब्राइट डॉन क्यों हंस रहा है। अगर वो शख्स सूरत हाल पर गुस्से में होता तो ज्यादा समझ में आता, खुशी में नहीं। बहरहाल, अगर सैफ अली मुदाखलत न करता तो वो खजाने का संदूक उनका होता। मेरा ख्याल है कि ये कोई गैर मामूली बात नहीं है कि तुम नहीं समझ रही, ब्राइट डॉन ने हंसते हुए कहा। कदीम मुर्दा मुल्क में टीमें सिर्फ डार्क नाइट एम्पायर से नहीं हैं, दीगर सल्तनतों और ममलुकतों की ताकतों ने भी अपने लोग भेजे हैं। मेरे जराए के मुताबिक सिर्फ साइकोडलुक फॉरेस्ट में 2 दीगर सुपर पावर्स काम कर रही हैं। उन्होंने खुद को आजाद खिलाड़ियों के तौर पर छुपा रखा है और दोनों माहिर टीमों की क़ियादत इफरीत की सतह के माहिरीन कर रहे हैं। हमारे निकलने से पहले गिल्ड लीडर ने मुझे इन टीमों के बारे में खबरदार किया था। इनमें से कोई भी टीम ऐसे नुमाया खजाने के ज़हूर को नजरअंदाज नहीं करेगी। अपने कमांडर की वजाहत सुनने के बाद स्टार लिंक के अरकान पर हकीकत वाज़ेह हुई। इफरीत की सतह के माहिरीन की क़ियादत वाली टीमें नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर थीं। आमतौर पर सुपर पावर्स उन टीमों को तस्वीराती मोहरों के तौर पर इस्तेमाल करती थीं और उनके साथ मुतअद्दिद चोटी के माहिरीन को मुकर्रर करती थीं। यहां तक कि सबसे कमजोर रुकन भी रिफाइनमेंट रीलिंग का माहिर होता। यहां तक कि 1000 माहिरीन के लश्कर को भी ऐसी टीम से बचना पड़ता। हम अभी वापस नहीं जा रहे हैं। मैं रुक कर देखना चाहता हूं कि ब्लैक फुलियम अपनी इस ताज़ा तरीन मुश्किल के बारे में क्या करने का इरादा रखता है, ब्राइट डॉन ने कहा और अपने साथियों को आराम करने का कहा। दरीं असना, सैफ अली पर हैरत तारी हो गई जब उसने खजाने के संदूक की रंग बरंगी रोशनियों को मद्धम होते देखा। दूसरे शायद 7000 गज के रदिस को मुतासिर करने की सलाहियत रखने वाले डार्क गोल्ड ट्रेजर चेस्ट को ना पहचान सकें, लेकिन सैफ अली इस रुझान से नावाकिफ नहीं था।
एक इलाकाई खजाना। इलाकाई खजाना किसी इलाके का सबसे अहम खजाने का संदूक होता था। अगर साइकोडिलुक फॉरेस्ट में कोई एपिक रैंक का ट्रेजर चेस्ट भी छुपा होता तो उसकी अशिया इस डार्क गोल्ड ट्रेजर चेस्ट के इनाम के सामने हेज होती। माजी में जब भी कोई इलाकाई खजाना दरियाफ्त हुआ था, बड़े पैमाने पर जंगें छिड़ गई थीं। इलाकाई खजानों से दरहकीकत एक कदीम दस्तावेज मिलने का इम्कान होता था। कदीम दस्तावेजात वो तरीका था जिससे खिलाड़ी गॉड्स डोमेन में खजाने तलाश कर सकते थे। बहुत सी ताकतों ने इन दस्तावेजात की मदद से लेजेंडरी और फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया दरियाफ्त की थी। लिहाजा मुख्तलिफ ताकतों ने किसी भी इलाकाई खजाने पर कब्जा करने के लिए शदीद लड़ाई लड़ी थी। इलाकाई खजाने आम गिल्ड्स को लेजेंडरी और फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया पर दावा करने का मौका भी देते थे, जिससे उन्हें ऐसी अशिया के लिए मुख्तलिफ सुपर पावर्स के साथ मुकाबला करने का मुनसिफाना मौका मिलता था। बहरहाल इलाकाई खजाने तसादफी तौर पर जाहिर होते थे। सुपर पावर्स भी उन सब पर दावा नहीं कर सकती थी। सैफ अली ने माजी में मुतअद्दिद इलाकाई खजाने तलाश किए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो अपने लिए किसी पर दावा नहीं कर सका था। इसे मिलने वाला हर इलाकाई खजाना किसी टॉप एडवेंचर टीम और फर्स्ट रेट गिल्ड ने छीन लिया था। खजाने के संदूक की रोशनी मुकम्मल तौर पर मद्धम होने के बाद सैफ अली ने इसके अंदर मौजूद अशिया का मुआयना किया। डार्क गोल्ड ट्रेजर चेस्ट में कल 5 अशिया थीं। एक शील्ड वॉरियर्स के लिए लेवल 70 का डार्क गोल्ड हेलमेट था, एक लेवल 70 का फाइन गोल्ड स्टाफ था, एक लेवल 70 के फाइन गोल्ड सेट इक्विपमेंट के लिए कपड़े की टोपी थी, एक 3 मैजिक स्क्रॉल था और एक कदीम किताब थी जिसके सरवरक पर चांदी के इल्हामी निशानात बने हुए थे। एक सिल्वर इनशनेट डॉक्यूमेंट। सैफ अली के दिल की धड़कन तेज हो गई जब उसकी नजर सिल्वर इनशनेट टॉम पर पड़ी। चैप्टर 2139 चांदी की कदीम किताब। मुझे ये किताब चाहिए, बाकी अशिया तुम्हारी हैं, सैफ अली ने लेट ऑटम से कहा और सिल्वर इनशनेट टॉम उठाकर अपने बैग में रख ली, जैसे इसे खजाने के संदूक में मौजूद दीगर 4 अशिया में कोई दिलचस्पी ना हो। गेम के इस मरहले पर दीगर 4 अशिया वाकई कीमती थीं, खास तौर पर शील्ड वॉरियर्स के लिए लेवल 70 का डार्क गोल्ड हेलमेट। सुपर पावर्स के माहिरीन भी ऐसी चीज के लिए तरसेंगे। ताहम मिलकर भी ये चारों अशिया सिल्वर इनशनेट टॉम के बराबर कीमती नहीं थीं। गॉड्स डोमेन में हर किस्म की कदीम किताबें मौजूद थीं। कुछ में अशिया के सुराग होते थे, जबकि दीगर तबाहकुन तबाही का सबब बन सकती थीं। ये सिल्वर इनशनेट टॉम खिलाड़ियों के कुदरती रद्दे अमल के वक्त को बेहतर बना सकती थी। आमतौर पर एक खिलाड़ी के आसाबी रद्दे अमल का वक्त उनके हकीकी दुनिया के जिस्म पर मुनहसिर होता था। खिलाड़ियों को आमतौर पर अपने कुदरती रद्दे अमल के वक्त को बेहतर बनाने के लिए खुसूसी तरबियती तरीके इस्तेमाल करने पड़ते थे, साथ ही ऐसा करने के लिए पैदाइशी टैलेंट का होना भी जरूरी था, वरना उनकी कामयाबी महदूद होती, चाहे वो कितनी ही सख्त मेहनत क्यों न करे। ताहम सिल्वर इनशनेट टॉम ने इस उसूल को तोड़ दिया और गॉड्स डोमेन में खिलाड़ी के रद्दे अमल के वक्त को जबरदस्ती बेहतर बना सकती थी। यकीनन बेहतरी मामूली थी और सिल्वर इनशनेट टॉम के असरात हर शख्स के लिए मुख्तलिफ होते थे, लेकिन एक मामूली बेहतरी भी गेम में खिलाड़ी की कारकर्दगी पर नुमाया असर डाल सकती थी। ये किताब एक खास चीज थी जो खिलाड़ी की पैदाइशी कमियों को पूरा कर सकती थी। अगरचे किताब के असरात जिस्मानी साख्त में इजाफे जितने ज्यादा नहीं थे, लेकिन सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान हर सिल्वर इनशनेट टॉम 10,000 गोल्ड में फरोख्त हुई थी। सुपर पावर्स के कुछ मोमर माहिरीन ने तो अपने बिगड़ते हुए रद्दे अमल के वक्त को बेहतर बनाने की कोशिश में फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया बेसिक बिल्ड लाइंस तक का सौदा कर लिया था। सैफ अली को इतनी जल्दी सिल्वर इनशनेट टॉम हासिल करने पर वाकई हैरत हुई। अगर वो इसे अपने गिल्ड के रिफाइनमेंट रीलिम के माहिरीन में से किसी को दे दे तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि वो फ्लोइंग वाटर रीलिम तक पहुंच जाए। बहरहाल बेहतर आसाबी रद्दे अमल का वक्त बिलवास्ता तौर पर खिलाड़ियों के जंगी मेयार को बेहतर बनाएगा। दरहकीकत जब मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स अंदरूनी अरकान को भर्ती करते थे तो वो आम तौर पर औसत से बेहतर रद्दे अमल के वक्त वाले खिलाड़ियों को तरजीह देते थे। इस वक्त जीरो विंग के 4 माहिरीन रिफाइनमेंट रीलिम और फ्लोइंग वाटर रीलिम के दरमियान फंसे हुए थे, शोला रानी, आबदागाल, शाइस्ता और वानिया। अगर वो सिल्वर इनशनेट टॉम इस्तेमाल कर सकें तो वो बहुत जल्द फ्लोइंग वाटर रीलिम के माहिर बन सकते हैं। एक बार जब वो फ्लोइंग वाटर रीलिम तक पहुंच जाएंगे, ट्रूथ रीलिम में अपनी सलाहियतों के साथ मिलकर वो आखिरकार हकीकी चोटी के माहिरीन के तौर पर उभरेंगे। सैफ अली के सिल्वर इनशनेट टॉम रखने के बाद
लेट ऑटम ने हिचकिचाहट भरी नजरों से डार्क गोल्ड ट्रेजर चेस्ट को देखा। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, ये चीज लेवल 70 का डार्क गोल्ड इक्विपमेंट है, लेट ऑटम ने शील्ड वॉरियर्स के हेलमेट का मुआयना करते हुए कहा। फिर इसने सैफ अली की तरफ मोड़कर खुलूस से कहा, हमारी पर्पल शेडो एडवेंचर टीम सिर्फ आपकी वजह से तबाही से बची है। ऐसी चीज कबूल करना बहुत ज्यादा है। गेम के इस मरहले पर मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी लेवल 65 के डार्क गोल्ड इक्विपमेंट के लिए दीवानावार मुकाबला करती थीं। लेवल 70 के डार्क गोल्ड इक्विपमेंट की तो बात ही अलग है। मजीद बड़ा, ये एमटीज के लिए हेलमेट था। ये इसी लेवल और रैंक के आम साज और सामान से कहीं ज्यादा कीमती था। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे खजाने के संदूक से सिर्फ एक चीज चाहिए थी। मजीद बड़ा, ये सिर्फ लेवल 70 का डार्क गोल्ड इक्विपमेंट है, जीरो विंग के लिए ये कुछ भी नहीं है, सैफ अली ने जवाब दिया। करसमी नस्र के शर्मिंदा तासुरात देखकर वो मुस्कुराया और बात जारी रखी, अगर तुम वाकई उसे कबूल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे तो क्यों ना तुम किसी और काम में मेरी मदद करो, फिर तुम इस हेलमेट को अपना मुआवजा समझ सकते हो। वो पर्पल शेडो एडवेंचर टीम के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन टीम की कारकर्दगी और भाईचारे की बुनियाद पर वो देख सकता था कि इसके अरकान नेक लोग हैं, वरना वो गालिबन ब्राइट डान की माहिर टीम से अलग होकर भाग जाते। यही एक वजह थी कि सैफ अली ने उनकी मदद करने का फैसला किया था। ज्यादा से ज्यादा वो किसी भी दूसरी टीम को ब्राइट डान की गुंडागर्दी से बचा लेता, वो उन्हें बास और खजाने का संदूक रखने की इजाजत ना देता। मुआवजा, लेट ऑटम दिल ही दिल में हैरान हुआ सैफ अली के पुरसुकून तासुरात को देखते हुए। इस सरजमीन ने लेवल 70 के डार्क गोल्ड इक्विपमेंट की पेशकश ऐसे की थी जैसे इसकी कोई अहमियत ना हो। मजीद बरना, लेट ऑटम बता सकता था कि सैफ अली सच कह रहा है। फौरी तौर पर उसने जवाब दिया, ये कोई मसला नहीं होगा। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, बरा करम हमें बताएं कि आपको हमसे क्या करवाना है। हमारी पर्पल शेडो एडवेंचर टीम अपनी पूरी ताकत के साथ आपकी मदद करेगी। मैं किसी काम के सिलसिले में बॉटम लेस अबियस जा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि तुम हुजूम को साफ करने में मेरी मदद करो। इस पूरे मामले में तकरीबन आधा दिन लगेगा। इस बारे में क्या ख्याल है? सैफ अली ने पूछा। बॉटम लेस अबियस गार्ड्स डोमेन में सबसे कम लेवल का गॉड मोड रीजनल डंजन था। न सिर्फ बड़ी तादाद में इफरीत इस डंजन को अपना घर कहते थे, बल्कि उनसे निपटना भी काफी मुश्किल था। काफी ताकत के बगैर ज्यादातर टीमें अगर डंजन में दाखिल होने की कोशिश करती तो वो उनका आखिरी सफर साबित होता। शुरू में सैफ अली ने अपने रास्ते में आने वाले इफरीतों को अकेले ही साफ करने का मंसूबा बनाया था। अपनी मदद के लिए गिल्ड की मैन फोर्स को मुतहर्रिक करना सिर्फ वक्त और वसाइल का जिया होता। जीरो विंग की मौजूदा मुश्किल सूरत हाल के साथ गिल्ड ऐसे ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। ताहम चूंकि पर्पल शेडो एडवेंचर टीम ने अपनी मदद की पेशकश की थी, इसलिए वो इसे कबूल करके बहुत खुश था। अब तक जो कुछ इसने देखा था, इसके मुताबिक पर्पल शेडो मजमूई तौर पर काफी मजबूत थी। अगरचे टीम जीरो विंग की मैन फोर्स का मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन ये दीगर फर्स्ट रेट गिल्ड्स की मैन फोर्सेस का मुकाबला करने के करीब थी। पर्पल शेडो और फर्स्ट रेट गिल्ड की मैन फोर्स के दरमियान वाहिद हकीकी फर्क उनका साज और सामान था। अब बॉटम लेस अबियस जा रहे हैं। कलरफुल फ्रूट का मुंह हैरत से खुला रह गया और वो हैरत से सैफ अली को घूरने लगी। कदीम मुर्दा मुल्क में ग्राइंडिंग करने वाले खिलाड़ियों के लिए बॉटम लेस अबियस एक ममुआ जमीन थी, फिर भी सैफ अली ने असल में अकेले ही इसके अंदर जाने का मंसूबा बनाया था। मुख्तलिफ बड़ी ताकतें पहले ही बॉटम लेस अबियस में दाखिल होने की कोशिश कर चुकी थीं, लेकिन इनमें से हर एक को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इनमें से कुछ टीमें माहिरीन पर मुश्तमिल थीं, जिनकी क़यादत चोटी के माहिरीन कर रहे थे। ठीक है, अगरचे लेट ऑटम को सैफ अली की दरख्वास्त हैरान कुन लगी, लेकिन इसने अपने वादे को पूरा करने का फैसला किया। तो क्या हम अभी रवाना हो रहे हैं? जी हाँ, हम जितनी जल्दी वहां पहुंचेंगे इतना ही बेहतर होगा। सैफ अली ने सर हिलाया। इस सूरत में आइए आराम करें और बहाल हों। हम 1 मिनट में रवाना होंगे। लेट ऑटम ने अपने साथियों की हालत पर नजर डालते हुए ऐलान किया। कमांडर, क्या हम वाकई डंजन में जा रहे हैं? कलरफुल फ्रूट ने सरगोशी की। वो परेशान लग रही थी। विंड वुल्फ एडवेंचर टीम भी 1 घंटे से भी कम वक्त में पीछे हट गई थी। विंड वुल्फ डार्क नाइट एम्पायर की 5वें नंबर की एडवेंचर टीम थी और मजमूई तौर पर पर्पल शेडो से कहीं ज्यादा मजबूत थी, और वो बॉटम लेस अबियस में 1 पूरा घंटा भी नहीं गुजार सके थे। मजीद बरा,
टीम के सिर्फ आधे अरकान ही डंजन से जिंदा बच निकले थे। इसकी वजह से सल्तनत की एडवेंचर टीमें इस रीजनल डंजन से खौफजदा होने लगी थीं। इनसे बॉटमलेस अबियस में आधा दिन गुजारने का कहना खुदकुशी करने के मुतरादिफ था। यकीनन हम जा रहे हैं, मैंने पहले ही इससे हमारी मदद का वादा किया है, लेट आटम ने कहा। इसके अलावा हम अभी भी इतने ही खतरे में हैं जितने बॉटमलेस अबियस में होंगे। हम अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। उस वक्त 20 से ज्यादा माहिर टीमें उन्हें निशाना बना रही थीं। यह तकरीबन यकीनी था कि वो सब साइकोड लुक फॉरेस्ट से जिंदा नहीं निकल सकेंगे। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए वो बॉटमलेस अबियस में अपनी किस्मत आजमा सकते थे। मामले पर कुछ सोचने के बाद कलरफुल फ्रूट को लेट आटम की दलील दुरुस्त लगी। चूंकि दोनों रास्ते मौत की तरफ ले जाते थे, इसलिए वो कम अज कम सैफ अली जैसे माहिर के साथ दोस्ती कायम करने की कोशिश कर सकते थे। जैसे ही पर्पल शेडो एडवेंचर टीम ने आराम कर लिया, सैफ अली ने गार्ड मोड रीजनल डंजन की तरफ उनकी क़यादत की। सैफ अली और उसके नए साथियों के इलाका छोड़ने के तकरीबन 5 मिनट बाद औसतन लेवल 67 वाली एक टीम को डार्क गोल्ड ट्रेजर चेस्ट मिला। इन खिलाड़ियों का सबसे कमजोर साज व सामान लेवल 65 का फाइन गोल्ड रैंक था, और उसके कुछ माहिरीन ने तो मुतअद्दिद एपिक इक्विपमेंट भी पहन रखे थे। टीम का हर रुकन एक पुरवकार हाला फैला रहा था। मजमूई तौर पर यह यकीनी तौर पर कोई आम एडवेंचर टीम नहीं थी। बास वो लोग पहले ही जा चुके हैं। देखने में ऐसा लगता है कि वो बॉटमलेस अबियस की तरफ जा रहे हैं। नीले रंग के लिबास में मलबूस एक गंजे लेवल 68 के इस असन ने सुर्ख बख्तर पहने हुए मजबूत आदमी को इत्तला दी। वो अभी हाल ही में रवाना हुए होंगे। वो बॉटमलेस अबियस की तरफ जा रहे हैं। एक दानिशमंदाना फैसला, सुर्ख बख्तर पहने हुए आदमी ने हंसते हुए कहा। अफसोस की बात है कि उन्होंने हमारी तवज्जो हासिल कर ली। दूसरे स्काउट्स को मतला करो, हम फौरी तौर पर पीछा करेंगे। चैप्टर 2140 गार्ड मोड रीजनल डंजन कदीम मुर्दा मुल्क अथागड़ा। अथागड़ा सेहर अंगेज जंगल के वस्त में एक बहुत बड़ा सुराख था। इसका रदिस किसी एनपीसी शहर के बराबर हो सकता था। इसके अंदर से मुसलसल गहरा सिया धुआं उठ रहा था, और दूर से भी खिलाड़ियों को इस धुएं को निकलते देखकर सर्दी का एहसास होता था। तो ये है अथागड़ा। कलरफुल फ्रूट के सामने जब वो बड़ा गड़ा आया तो वो हैरत ज़दा रह गई। पर्पल शेडो एडवेंचर टीम के बाकी अरकान ने भी ऐसा ही महसूस किया। अथागड़ा न सिर्फ एक शानदार नज़ारा था, बल्कि इसका हाला भी खासा खौफनाक था। रीजनल डंजन से फासले के बावजूद वो घुटन महसूस कर रहे थे। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इस धुएं से भरे गड़े के अंदर खड़े होना कैसा महसूस होगा। कोई ताज्जुब नहीं कि विंड वुल्फ वहां 1 घंटा भी नहीं टुक सकी। अगर इसका हाला बाहर से इतना ताकतवर महसूस हो रहा है, तो मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि अंदर कितना हौलनाक महसूस होगा। महज हरकत करना भी मुश्किल होगा। लेट आटम ने अथागड़े से उठता हुआ धुआं देखते हुए सरगोशी की। इस गड़े को खुद देखने के बाद इसे कमोबेश समझ आ गया था कि विंड वुल्फ के अरकान अथागड़े का जिक्र करते हुए क्यों जर्द पड़ जाते थे और ये दावा करते थे कि ये रीजनल डंजन मौजूदा खिलाड़ियों के लिए नहीं है। धुआं अभी काफी कम है, चलो जल्दी अंदर चलते हैं, सैफ अली ने धुएं को देखते हुए तबसरा किया। वो अथागड़े से बहुत वाकिफ था, इसलिए इसे ये नजारा देखकर कोई हैरत नहीं हुई। वो फौरन गड़े की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अजीम कदीम जंग में बहुत से कदीम खुदाओं ने हिस्सा लिया था, और अथागड़ा उन्हीं लड़ाइयों में से एक का नतीजा था। रवायत के मुताबिक खुदाओं ने यहाँ जो तबाही मचाई थी वो इतनी बड़ी थी कि इसने इस आलमी रुकावट को तोड़ दिया था जो गार्ड्स डोमेन के बर्रे आजम को डार्क अबियस से अलग करती थी। नतीजे के तौर पर डार्क अबियस की तारीक तवानाई इस शिगाफ के जरिए गार्ड्स डोमेन में बहने लगी, जिससे ये अथागड़ा बन गया। खुशकिस्मती से कदीम खुदाओं ने यहाँ एक जादुई रुकावट कायम कर दी थी ताकि तारीक तवानाई को रीजनल डंजन से बाहर निकलने से रोका जा सके, जिससे करीबी रियासतें और सल्तनतें तबाही से बच गईं। इस दूर अंदेशी के बगैर डार्क अबियस की ताकत पूरे बर्रे आजम को निगल सकती थी। अब कमजोर होती हुई रुकावट की वजह से अथागड़े के अंदर तारीक तवानाई कभी कभी बढ़ जाती है। इस वक्त तक ये रुकावट दसियों हजार सालों से कायम थी, और अगरचे इसे बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला मवाद गाडली रीलुक रैंक का था, फिर भी वो वक्त के कटाव का मुकाबला नहीं कर सकता था। जब अथागड़े की तारीक तवानाई अपने उरूज पर होती तो टायर 1 के खिलाड़ी रीजनल डंजन के अंदर सिर्फ 3 या 4 घंटे ही रह सकते थे।
टायर 2 के खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे तक इस तवानाई का मुकाबला कर सकते थे, इससे पहले कि उन्हें भागना पड़े। अगर वो इस वक्त की हद से तजावुज कर जाते तो तारीख तवानाई उनके जिस्म को गला देती और उनकी स्टेमिना और इर्तिकाज की खपत में तेजी से इजाफा हो जाता। ज्यादा देर नहीं गुजरती थी कि वो थकन से मर जाते। मजीद बुर्रा, अथाह गड़े के अंदर थकन से मरने वाले खिलाड़ियों को आम मौत से दुगनी सजा भुगतनी पड़ती थी और उनकी रूहें कटाव की वजह से कमजोर हालत में दाखिल हो जाती थी। ये कटाव उन्हें एक डी बफ देता था जो अगले 3 से 48 घंटों के लिए एक्सपी के हुसूल को नुमाया तौर पर कम कर देता था। यही वजह थी कि काफी ताकत न रखने वाली टीमों को गार्ड मोड रीजनल डंजन के अंदर ऐसे बुरे हालात का सामना करना पड़ता था। सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान आम टायर 2 खिलाड़ियों ने भी अथाह गड़े में कदम रखने की हिम्मत नहीं की थी। ताहम गार्ड मोड रीजनल डंजन के तौर पर अथाह गड़े के बहुत से फवाइद भी थे। इसके वाफिर वसाइल तो सानवी हैसियत रखते थे। ज्यादा अहम बात यह थी कि डंजन के अंदर माना की कसाफत बहुत ज्यादा थी। अगरचे अंदर मौजूद माना बेतरतीब और नाखालिस थी, लेकिन खिलाड़ी डंजन के अंदर लड़कर तेजी से मजबूत हो सकते थे। मजीद बरा, अथाह गड़े में आला जंगी महारत रखने वाले ताकतवर मोनस्टर्स की कोई कमी नहीं थी, जिन्हें खिलाड़ी तरबियती शिराकतदारों के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। सादा अल्फाज में अथाह गड़ा ताकतवरों के लिए जन्नत और कमजोरों के लिए जहन्नम था। चुनांचे माजी में गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने इस डंजन के साथ एक मोहब्बत और नफरत का रिश्ता उस्तवार कर लिया था। जैसे ही लेट आटम ने सैफ अली को बगैर किसी हिचकिचाहट के अथाह गड़े में दाखिल होते देखा, इसने अपने दांत पैसे और अपनी टीम को सौर जमीन के पीछे चलने की हिदायत की। जैसे ही पर्पल शेडो के अरकान अथाह गड़े में दाखिल हुए, उनके जिस्म नाकाबिल बयान हद तक भारी होने लगे। उनके रद्दे अमल की रफ्तार भी थोड़ी सुस्त हो गई। ताहम माना की कसाफत ने उनके जहनों को उरूज पर रहने दिया। इन खिलाड़ियों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो जिस्म से बाहर निकलने का तजर्बा कर रहे हों, क्योंकि मुखालिफ एहसासात उन पर हमला आवर थे। ये ऐसा ही था जैसे किसी कदीम कंप्यूटर पर हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश की जा रही हो। मजीद बरा, उन्हें एहसास हुआ कि वो अथाह गड़े के अंदर ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते। आमतौर पर वो कदीम मुर्दा मुल्क की खराब हद निगाह के बावजूद 100 गज दूर तक देख सकते थे, लेकिन अब वो 50 गज से आगे नहीं देख पा रहे थे। इस फासले पर मोनस्टर्स उन्हें देखने से पहले ही देख सकते थे और वो अक्सर हमले की जद में आ जाते। तकरीबन 3 मिनट तक सीढ़ियां उतरने के बाद पर्पल शेडो के अरकान को एहसास हुआ कि लेवल 60 से ऊपर के मोनस्टर्स दीवारों से लटके हुए थे और सीढ़ियों पर काबिज थे। इनमें सबसे कमजोर लॉर्ड रैंक का था और उन सबसे शदीद हाला निकल रहा था, जो पर्पल शेडो के अरकान के लिए खास तौर पर मुहलिक महसूस होता था। इससे पहले कि पर्पल शेडो के अरकान कोई रद्दे अमल जाहिर करते, लेवल 60 और 61 के डिमोंक स्टोन एप्स के एक गिरोह ने टीम पर हमला कर दिया। डिमोंक स्टोन एप लेवल 60 HP 19/000/19/00000। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। MTs सीढ़ियों पर मौजूद स्टोन एप्स को तरजीह दे। मेली खिलाड़ी दीवार पर मौजूद मोनस्टर्स को रोकें। हीलर्स सबकी HP पर तवज्जो दें। लेट आटम का रद्दे अमल तेज था और उसने एहतियात से अहकामात जारी किए। अगरचे ये डिमोंक स्टोन एप्स उनके मुकाबले में बहुत कम लेवल के थे, लेकिन वो अथाह गड़े में थे। लेट आटम लापरवाही का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, इसलिए इसने सबसे मोहतात हिकमत अमली इख्तियार की जो वो सोच सकता था। डिमोंक स्टोन एप्स पर्पल शेडो के लेवल 66 और 67 के MTs से टकराए। तजर्बाकार जंगजुओं की तरह इन मोनस्टर्स ने अपने खिलाड़ी दुश्मनों के खिलाफ हरबे इस्तेमाल किए। एक स्टोन ऐप सामने से हमला करता, जबकि इसके 2 या 3 साथी अतराफ से हमला करते। उनका तालमील बेमिसाल था। पर्पल शेडो के माहिर MTs इस मरबूत हमले का मुकाबला न कर सके और इब्तिदाई हमले के दौरान हर एक को 2 या 3 ज़रबे लगे। हर MT ने फौरी तौर पर 50,000 से ज्यादा HP खो दी, जो उनकी कल HP के निस्फ से ज्यादा थी। पीछे मौजूद हीलर्स घबरा गए और तेजी से शिफा बख्श मंत्र पढ़ने लगे। ये मोनस्टर्स इतने ताकतवर क्यों हैं? कलरफुल फ्रूट ये देखकर दंग रह गई कि 4 डिमोंक स्टोन एप्स ने इसके साथियों को दबाव में ले लिया था। पर्पल शेडो का लीड MT हाफ स्टेप रिफाइनमेंट रिलिम का माहिर था और उसके पास मौजूद सबसे कमजोर सामान लेवल 65 फाइन गोल्ड रैंक का था। यहां तक कि इसने एपिक आलात का एक टुकड़ा भी पहना हुआ था। फिर भी 4 लॉर्ड रैंक के मोनस्टर्स को रोकने के लिए इसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी,
और वो अच्छी हालत में नहीं था। इससे पहले उनके लीड एमटी ने अकेले लेवल 69 के ग्रैंड लॉर्ड का मुकाबला किया था। सीढ़ियों पर मौजूद 20 से जायद डिमोंट स्टोन एप्स ने तेजी से एमटीज की दिफाई लाइन को तोड़ दिया और 6 मोनस्टर्स टीम के हिलर्स की तरफ बढ़े। बाकी दर्जन भर स्टोन एप्स ने टीम के मैली खिलाड़ियों को उलझाए रखा। इससे पहले कि पर्पल शेडो के अरकान ये देखकर अपने सदमे से संभल पाते कि ये डिमोंट स्टोन एप्स कितने ताकतवर हैं, एक 5 मीटर ऊंचा स्टोन एप जो अपने साथियों से बहुत बड़ा था, ऊपर दीवार से नीचे गिरा और टीम के पीछे धमाके से उतरा। ग्रेट स्टोन एप लेवल 62, HP 42-000/42000000। इससे पहले के लेवल 66 का बरसरिकर जो हीलर्स की हिफाजत कर रहा था कोई रद्दे अमल जाहिर करता, ग्रेट स्टोन एप ने अपने भारी मुक्के इसे मारे। बरसरिकर दीवार से जा टकराया और उसकी HP खतरनाक हद तक गिर गई। ग्रेट स्टोन ऐप की खौफनाक ताकत और रफ्तार ने टीम के हर रुकन को दंग कर दिया। अगरचे कलरफुल फ्रूट ने फौरी रद्द अमल जाहिर किया और अपनी बैलों से ग्रेट स्टोन ऐप पर हमला किया, लेकिन मूनस्टर ने आसानी से दोनों बैलों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर एक मध्यम सिया चमक ने मूनस्टर के मुक्के को घेर लिया और उसने पर्पल शेडो के हिलर्स पर मुक्का चलाया। वो ग्रैंड लॉर्ड दिफा से हमले की तरफ इतनी रवानी से बढ़ा कि वो किसी आम मूनस्टर की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि ग्रेट स्टोन ऐप एक माहिर खिलाड़ी की तरह लड़ रहा था जिसके पास जंगी तजुर्बे की बहुतात हो। सब खत्म हो गया। कलरफुल फ्रूट का दिल डूब गया। एक ग्रैंड लॉर्ड की महारत प्लेट पहनने वाले खिलाड़ी को फौरी तौर पर मार सकती थी, कपड़े के लिबास वाले खिलाड़ी की तो बात ही अलग है। एक बार जब टीम के हिलर्स गिर जाते तो वो इस जंग को जीतने का कोई भी मौका खो देते। ताहम इससे पहले कि ग्रेट स्टोन ऐप का मुक्का हिलर्स को लगता, सैफ अली इस ग्रैंड लॉर्ड के सामने नमूदार हुआ। उसने कलंगरे को म्यान से निकाला और मूनस्टर को एक हल्के वार से जवाब दिया। नीली बिजली की एक लहर ने एक लम्हे के लिए खिलाड़ियों को अंधा कर दिया, इससे पहले कि ग्रेट स्टोन ऐप लेवल 66 के बरसरिकर के साथ दीवार की जीनत बन गया। इसके सीने पर एक गहरा रिश्ता हुआ जख्म था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।